मोरलेस जो हमने यूपीएससी में पढ़ा है, यूपीएससी में के लिए तैयारी के लिए जो पढ़ रहे होते हैं, सिमिलर सा होता है, लॉ वगैरह पढ़ाते हैं, एंड दैट इज वेरी इजी गोइंग, सो नॉट एन इशू। बट उसके बाद व्हेन यू गो ऑन फील्ड राइट फ्रॉम अ डिस्ट्रिक्ट ट्रेनिंग इटसेल्फ, जो अभी हम लोगों का रिसेंटली कंप्लीट हुआ है, and where you mentioned that I was assistant commissioner at Dibrugarh, which has ended recently, and now our phase 2 of Labasna, phase 2 of training in Labasna will start. Has started online, thoda bahut. It will start offline uh, very soon. और तो डिस्ट्रिक्ट ट्रेनिंग के टाइम से ही यू गेट टू एक्सपीरियंस अ लॉट, यू गेट टू एक्सपीरियंस की व्हाट काइंड ऑफ रिस्पॉन्सिबिलिटी यू विल हैव डिस्ट्रिक्ट में, फील्ड पोस्टिंग में। आफ्टर दैट you face a lot of issues, you try to solve them। जो आप सोच के तैयारी शुरू करते हो, जो आई हैव टॉक पहले भी, कि योर इंटेंशन शुड बी राइट ऑफ टॉक ऑफ, लाइक व्हेन यू प्रिपेयर, कि व्हाई आर यू प्रिपेयरिंग, द रीजन शुड बी राइट। तो वो ऑल दोस थिंग्स कम ट्रू। और आप यू यू गेट टू एक्सपीरियंस अ लॉट। बहुत सारे लोग होते हैं, यू इंटरेक्ट विद अ लॉट ऑफ पीपल, यू एड्रेस देयर ग्रीवांसेस, and the satisfaction that they get, even at the slightest, even just at the response of an officer, like अगर आप उनसे उनको ढंग से रिस्पॉन्स ही बस कर दे रहे हो कि ठीक है, यू विल ट्राई एंड डू देयर वर्क, Yes. और ट्राई एंड जस्टिफाई योर दिस थिंग, और उनको अगर थोड़ा सा होप भी मिलता है, तो दैट इज ऑल्सो वेरी ह्यूज फॉर देम। और वो सेटिस्फैक्शन देख के आपको जो सेटिस्फैक्शन मिलता है, दैट इज रियली गुड। और वही चीज है, व्हेन यू प्रिपेयर, यही चीज मोटिवेट करती है। मोटिवेशन की बहुत लोग बात करते हैं, तो यही चीज Yes, sir. मोटिवेट भी करती है, द व्हेन यू प्रिपेयर, सो इट्स ऑल वर्थ इट। मतलब Just रिसेंटली सर्विस को लेके काफी चेंजेस आ रहे हैं, और आएंगे भी। इट्स अ इवॉल्विंग सर्विस ओनली, सिचुएशन के हिसाब से, डिमांड्स के हिसाब से चीजें चेंज होती हैं, बट देन इट्स ऑल वर्थ इट। फील्ड पे जाके यू हैव अ लॉट ऑफ स्कोप, पूरा कैनवास होता है इन विच यू कैन अपने प्रायोरिटीज के हिसाब से और उस टाइम की सिचुएशन के हिसाब से यू कैन वर्क एंड डू गुड फॉर एटलीस्ट अ just फ्यू पीपल। just for the sake of motivation, we have kept this section as our first section, that is life after IAS. हाँ Okay, sir. So moving on to the next question, sir. We all have heard that we get a 1 year whole training at Labasna, and we have yeah. heard that it's a very, very beautiful campus situated in Missouri. So let's start with what were the experiences at Labasna? Means what you people did there, and how you people enjoyed there. What was the whole total experience there? लबासना में यू गेट अ वेरी होलिस्टिक काइंड ऑफ एन एक्सपीरियंस। वहाँ पे एकेडमिक्स को ही सिर्फ नहीं फोकस किया जाता है, अ लॉट ऑफ थिंग्स यू पीपल माइट हैव सीन इन सोशल मीडिया एज वेल। आजकल बहुत ज्यादा एक्टिव हैं लोग, उस पे पोस्ट करते रहते हैं चीजें, तो पीपल माइट हैव सीन। तो वहाँ पे एकेडमिक्स तो होता ही है, एग्जाम्स भी होते हैं, ऐसा नहीं है कि एग्जाम्स नहीं होते हैं, बट उसके साथ साथ देयर आर लॉट ऑफ कल्चरल एक्टिविटीज, स्पोर्ट्स एक्टिविटीज दैट गो ऑन। और सबसे स्पेशल और सबसे इम्पोर्टेंट बात यह है कि आपकी लाइफ कि आप उस स्टेज पे होते हो एग्जाम क्लियर करने के बाद, कि आपकी उस टाइम Enjoy करना है अब. इमीडिएटली कोई प्रेशर नहीं होता। ऑल्दो यू हैव नॉट अचीव्ड एवरीथिंग, यू लॉट ऑफ थिंग हैज टू बी डन। बाद में फील्ड पे जाके यू रियलाइज कि अभी इट्स जस्ट द एंट्री यू हैव डन इनटू द सर्विस, एंड लॉट ऑफ थिंग्स आर टू बी डन। बट उस पॉइंट पे यू आर लाइक एट अ वेरी सेटिस्फाइंग प्लेस, कि आपने जो जिसके लिए पढ़ रहे थे इतने टाइम से, यू हैव अचीव दैट। तो और टेंशन नहीं होता है, तो यू एंजॉय, यू यू बिल्ड bonhomie with your batchmates, और you get the opportunity to get involved in a lot of activities। तो it's a really good experience। कैंपस तो बहुत अच्छा है ही, और जहाँ पे वो situated है मसूरी, वो भी बहुत अच्छी जगह है। you get to do a lot of adventurous activities as well, like trekking and all। तो बहुत अच्छा environment रहता है वहाँ पे ओवरऑल। और एकेडमिक पोर्शन इज नॉट वेरी टफ, और आई विल नॉट से कि बिल्कुल ही रेलेवेंट नहीं होता है, बहुत रेलेवेंट भी होता है फील्ड से। बट देन प्रैक्टिकल एक्सपीरियंसेस जो आप डिस्ट्रिक्ट में आपको जाके मिलते हैं, उसको थ्योरेटिकली मैच करना बहुत मुश्किल होता है। देयर आर फ्यू लेक्चर्स जहाँ पे सीनियर ऑफिसर्स, वेरी गुड सीनियर ऑफिसर्स कम एंड शेयर देयर एक्सपीरियंसेस, तो वो बहुत अच्छे होते हैं। बाकी ओवरऑल इट्स अ गुड एक्सपीरियंस। मतलब यू ऑल माइट हैव सीन इन सोशल मीडिया ओनली कि Yes, इट्स वेरी yes. गुड। हाँ, तो So you said few activities. Can you describe few activities? Means which you remember from Lavasna? yeah। Law.
में you get a lot of opportunities like dance, किसी को करना है तो you get opportunities to perform. Dramatics में कोई interested है तो वहाँ पे एक फाउंडेशन कोर्स के टाइम पे AK सिन्हा वन एक्ट प्ले का एक कंपटीशन होता है जहाँ पे अलग अलग प्लेस लोग परफॉर्म करते हैं और उसको जजमेंट होता है, मतलब एक अच्छे लेवल पे वो होता है. इसके अलावा स्पोर्ट्स की बहुत सारी एक्टिविटीज होती रहती है. हम लोगों के बैच में तो वी ऑल्सो ऑर्गेनाइज अ काइंड ऑफ Lavasana Premier League kind of a tournament also where we made 9 teams auction करा के cricket tournament कराया था, day night matches. So you get a lot of opportunities और वो सारी चीजें you enjoy a lot along with the academics that is there. So moving on to next questions, we all have heard that everyone wants to become IAS to help the nation. So we want to know what exactly does an IAS do? IAS is a service, Indian Administrative Service, Yes. as the full form is. But then your posting keeps on changing. Initially, you are posted on the field. You start with assistant collector while you are on a training, on district training. Then after that, your first posting is mostly SDM, subdivisional magistrate, where you are the magistrate of like you're posted in a subdivision within a district under a DM. So there you have kind of a chota district ka experience. Then you get promoted and you got posted as a district magistrate where you have to look after all the things in the district. So everything and anything happening in the district, you are responsible for that and you have to take care. Everything goes on nicely. Law and order is a huge task which you have to see कि there is no law and order issue. तो कोई भी चीज होती है, scheme implementation तो you do. Field posting पे you are not much into policy making. You are more into policy implementation stage. तो वहाँ पे you implement a lot of things और उनको implement करने में you face a lot of challenges. Like let's take an example. जब I was in the district तो बहुत सारे experiences I got. Starting when I joined, COVID का first wave चल ही रहा था. Along with that, Assam में posting है मेरी, as you might be knowing. तो वहाँ पे floods is a recurrent phenomenon, हर साल आता है. तो as soon as I joined in last week of May in 2020. तो वहाँ पे we faced flood situation. डिब्रूगढ़ में urban floods आ गया. Urban flood was 5 साल बाद डिब्रूगढ़ टाउन में फ्लड आया था. नी लेंथ तक पानी हो गया था मोस्ट काफी जगह पे. Along with that COVID था. तो सब में आपको मैजिस्ट्रियल ड्यूटीज होती हैं. देन यू हैव टू डू फील्ड विजिट्स, फ्लड को समझना, उसको रिलीफ कैंप बनवाना, रिलीफ कैंप में लोगों को शिफ्ट करवाना. एंड देन उसके बाद इलेक्शंस भी थे असम में. आवर बैच वाज लकी इनफ, असम कार्डर वाले स्पेशली, कि उनको इलेक्शंस का एक्सपीरियंस ट्रेनिंग में मिल गया, व्हिच इज अ ह्यूज टास्क. और उसमें यू कैन नॉट miss even a single point. The election commission has written everything so nicely in a document, in a lot of documents, and you have to just implement those things, but then you cannot miss even a single thing. Chota chota cheez bhi can become a huge issue. You might be reading in newspapers, और आप लोग current affairs तो पढ़ते ही होगे, तैयारी कर रहे हो. तो उसमें EVM के issues इतने सारे होते हैं. EVM is something which you have to take care, like there's a phrase, no, justice should not only be done, it should be seen to be done. तो EVM के केस में you experience that कि आपको पता है you're doing everything right, correctly, nicely, rightly, nothing is wrong in with that. No EVM is getting mismanaged और इधर कहीं unauthorized travel नहीं हो रहा है उसका, ये वो, you know that, but then you should ensure that all know that and videography is done. So all those things you experience a lot, and anything and everything going on in the district, you're responsible for that. Then उसके बाद posting में you go higher in the ranks. आप field posting के बाद you go to secretariat postings. तो वहाँ पे you go into the policy making and scheme making वाला stage. तो वहाँ पे फिर फील्ड वाला काम थोड़ा सा कम होके ऑफिस काम ज्यादा हो जाता है. जब फील्ड पर रहते हो तो दोनों ही काम रहते हैं इक्वली. तो ऐसा है. बट आईएएस एज अ होल, सिर्फ आईएएस का क्या काम होता है वो एक लाइन में या एक पैराग्राफ में नहीं बोल सकते. as your posting changes, your work, nature of work थोड़ा बहुत it gets changed. अच्छा, may I ask question? Yeah sir. प्रोफेसर एनके सिंह. सर याद है चेहरा मेरे, याद है कहीं? सर बिल्कुल याद है सर. और रिसेंटली भी आई थिंक हम लोग मिले थे. हम लोग फरवरी में ही आई थिंक आईएसएम में गया था. कुछ 3-4 लोगों के साथ डायमंड हॉस्टल के बाहर खड़े होके सर बात कर रहे थे हम लोग. अरे अभी हाल ही में, कितना टाइम, अभी कितना सर समय ये हुआ? फरवरी दिस ईयर.
तो उसमें तो आप आईएएस बन गए थे। हाँ सर बन गया था, लेकिन शायद आपने रिकॉग्नाइज नहीं किया था तो वो ज्यादा बात नहीं हो पाई। अरे तो बात बोलते था ना कि मैं आईएएस के लिए, बोलने से ना नहीं नहीं होता सर, है। मैं एक्चुअली लेट आया था, वो लोग सब लोग बात कर रहे थे, देन आई आप केम और फिर तुरंत ही वहां से चले गए थे, तो इट वाज नॉट बिग इंटरेक्शन। आपको देखा था मैंने, हमको याद नहीं है। बहुत कम टाइम सर, फॉर सेकंड्स आई थिंक ओनली। ओके ओके, आके कहीं हाँ लास्ट निकल गए। हाँ हाँ, वही वही जस्ट क्रॉस किया था। इट्स गुड। तो डायमंड में थे आप पहले? नहीं सर, मैं डायमंड में तो नहीं था, मैं तो सफायर में था फाइनल सफायर ईयर में। में। तो ब्रांच क्या हाँ, आपका? ब्रांच? ब्रांच सर कंप्यूटर साइंस। अरे हाँ, कंप्यूटर साइंस मीन्स, अच्छा चेंज करके रैंक था कि स्लाइड किए थे? नहीं नहीं सर, वही वही मिला था फर्स्ट ईयर तो से। रैंक कितना था जेई में? सर 4000 के अराउंड था। तो डायरेक्ट यहाँ कंप्यूटर साइंस मिल गया था। हाँ सर। आप रहने वाले कहाँ के हैं? भोपाल सर। भोपाल। शिवानी टाइटल लिख रहे हैं, कंफ्यूजिंग लग रहा है कहीं। अच्छा, इज गुड। अच्छा, आपका पहला पोस्टिंग जो है, सबसे लोएस्ट पोस्टिंग कहाँ हुआ था? आप तो असम कैडर के हैं ना? हाँ सर, हाँ, असम असम मेघालय कैडर। सर जॉइंट कैडर है, तो असम मेघालय कैडर है। अच्छा, असम मेघालय कैडर। तो हाँ सबसे लोएस्ट पोस्टिंग जो स्टार्ट में जब एंट्री किए, तो सबसे लोएस्ट पोस्टिंग क्या था? कौन सा सर था? जब आप डिस्ट्रिक्ट ट्रेनिंग के लिए जाते हैं तो असिस्टेंट कलेक्टर का पोस्ट मिलता है, या डेजिग्नेशन वीडियो का नहीं था उसमें, लेकिन वीडियो सर एक्चुअली चार्जेस मिलते रहते हैं, मतलब जैसे आप रहते असिस्टेंट कलेक्टर हो बट यू आर इंचार्ज बीडीओ, अगर डीसी सर डीएम सर आपको चार्ज दे दें तो आई गॉट एन इंडिपेंडेंट चार्ज बीडीओ का 2-3 ब्लॉक में। तो ऐसा तो कुछ ऐसा वो एक्सपीरियंस रहा वीडियो का, जैसे ब्लॉक लेवल में? सर एक्सपीरियंसेस तो बहुत सारे थे फील्ड ब्लॉक लेवल में, मतलब बहुत सारे इश्यूज होते थे, स्कीम इम्प्लीमेंटेशन में होते थे। जैसे कुछ नई नई स्कीम्स आई थी असम में लास्ट ईयर, तो उनका इम्प्लीमेंटेशन में जो पूरा प्रोसीजर होता है उसमें बहुत सारे इश्यूज होते हैं, छोटे मोटे भी इश्यूज काफी सारे आते हैं, पॉलिटिकल इश्यूज भी थोड़े बहुत आते हैं, तो सर मतलब एक्सपीरियंस तो पूरा ओवरऑल इट्स रियली गुड। ऐसे और आसाम जो है, अच्छा अभी सिचुएशन ठीक है अभी। अब उतना हाँ हाँ मेडिकल चीज नहीं बोलूंगा, तो सब देख रहा हूँ मैं, वॉच कर रहा हूँ, लेकिन आसाम अभी काफी डेवलपिंग स्टेज में है अभी। हाँ अच्छा हाँ अच्छा निकल रहा, अभी अच्छा निकल रहा, अब उस पर हम कमेंट सर, नहीं कर स्कोप ऑफ वर्क भी बहुत अच्छा है वहाँ पे सकते। अभी, अच्छा, और इन्वायरमेंट अच्छा है ना अभी? हाँ बहुत सर, इन्वायरमेंट, काफी सही है। हाँ इन्वायरमेंट अभी अच्छा है, कंपेरेटिवली अच्छा है, गुड। हाँ, सर आईएएस। पहले जो इश्यूज थे असम में वो काफी सब खत्म हो गए हाँ, हैं, जो सुधर गया। इंसर्जेंसी वाले इश्यूज थे दैट आर ऑल गॉन अभी, तो नॉट एन इशू। बाकी डेवलपमेंट में काफी काम हो रहा है, मतलब रोड्स और ये सब। इंसर्जेंसी तो होगा ना अभी? नहीं सर, बहुत ऑलमोस्ट जीरो हो गया है। अच्छा, आपका एरिया क्या बॉर्डर एरिया में तो नहीं है ना? बांग्लादेश बॉर्डर में तो नहीं है? बांग्लादेश बॉर्डर सर लोअर असम में पड़ता है, अपर असम था मेरा, डिब्रूगढ़ इज अपर असम, वहाँ पे अरुणाचल बॉर्डर और बगल वाला जो पास वाला जो नेबरिंग डिस्ट्रिक्ट वाज बॉर्डरिंग नागालैंड। ना ना, हम बांग्लादेश की बात मैं बोल रहा हूँ। बांग्लादेश और बांग्लादेश, लोअर असम, लोअर असम। अच्छा लोअर असम में। हाँ ऐसे आईएएस बनना And बहुत बड़ी चीज, मैटर ऑफ क्रेडिट। आपका रैंक भी बहुत अच्छा है, 81 82 रैंक लाना भी बहुत इंपॉर्टेंट है। आपका थैंक यू एज सर। भी, जिस एज में घुसे, अराउंड 24 के एज में आए हैं ना? 24 होगा उस टाइम में, एट द हाँ टाइम। सर 24 में एंटर हुआ था। 60 साल मान के भी चलिएगा तो विल बी रीचिंग टू द लेवल ऑफ एटलीस्ट सेक्रेटरी टू द गवर्नमेंट ऑफ इंडिया। सेक्रेटरी तो कम से कम बनेंगे। कैबिनेट सेक्रेटरी तो बहुत लिमिटेड लोग, जिनका एज बहुत कम होता है, डिपेंडिंग ऑन द पॉलिटिकल एडमिनिस्ट्रेशन, ऊपर वाले कितना सोचते हैं आपके बारे में। आजकल तो देख रहा हूँ, वॉच कर रहा हूँ, बट सर वो सारी आई, चीजें तो अभी से सोचना है, मतलब वो डायनेमिक्स इतना जल्दी चेंज हो हाँ रहा है हाँ, अभी सर्विस का बट कि लाइफ यू और कैन लाइफ नॉट। लाइफ ऑफ द आईएएस इज वेरी चैलेंजिंग, व्हाट आई रिमेम्बर। इसी सर पे इसी देख पे रहा हूँ, सर चैलेंजिंग है, बट यू हैव टू कीप ए बैलेंस ऑफ माइंड। इसी पे माइंड सर को हमारा हाँ नेक्स्ट सर। क्वेश्चन है। हाँ, बैलेंस ऑफ माइंड रखना पड़ेगा, कारण कि लॉट ऑफ प्रॉब्लम्स विल बी देयर, विल बी फेसिंग लॉट ऑफ चैलेंजेस। तो उसमें टेंशन नहीं लीजिएगा, बट आई एडवाइस यू कि डू नॉट टेक टेंशन, टेंशन को लिमिट में रखना है। हाँ सर। वो तो आते रहे, आए कितने आईएएस सेक्रेटरी, कैबिनेट सेक्रेटरी होकर रिटायर हो गया, सब कुछ हो रहा है, लेकिन टेंशन लीजिएगा ना तो फिर अपना शरीर खराब हो जाएगा, याद रखिएगा। हमारा जो, हम, मैं भी ग्रुप ए ऑफिसर था, मैं जनरल सेंट्रल सर्विसेज ग्रुप ए, अभी आईएसडीएस हो गया, इंडियन स्किल डेवलपमेंट, शायद आईएएस का तो नहीं है, इंडियन स्किल डेवलपमेंट सर्विस में था मैं 7 years इन दी मिनिस्ट्री ऑफ लेबर। सर तो लाइफ जो है वो काफी चैलेंजिंग है, डिफरेंट डिफिकल्टी यू विल फेस, लेकिन प्रॉब्लम फेस करना है, बट टेंशन जो है लिमिट से बाहर नहीं जाइएगा, लिमिट से बाहर जाने से प्रॉब्लम होगा। बिल्कुल एंड बिल्कुल। ट्राई टू टैकल द प्रॉब्लम।
टैकल करना होगा, कंसिडरिंग योर फैमिली, पेरेंट्स एक्सेट्रा एक्सेट्रा, एंड ऑलवेज रिमेन हैप्पी। हैप्पी रहना पड़ेगा। इसमें सबसे बड़ी चीज आईएएस बन गए, ये तो बहुत बड़ा अचीवमेंट है। इसमें सेक्रेटरी एडमिनिस्ट्रेशन ही पूरा है, तो इसमें दिमाग का बैलेंस बहुत रखना पड़ेगा। अदरवाइज जो है कहीं कहीं ऐसा बिल्कुल। होता है कि लोग चिंता में आ गए। कितने लोगों ने प्रॉब्लम होता है, ज्यादा नहीं बोल रहे हैं, कितने लोगों ने तो सुसाइड भी कर लिए हो, ऐसा भी होता है। हाँ, वो बहुत सारे चीज, सर, काफी सारी हाँ सिचुएशंस आती हैं, यू हाँ फेस अ लॉट, सिचुएशन, तो लेकिन उस बात चीज यह है में। कि सिचुएशन विल ऑलवेज कम। हम्म। The bad situation will always come in IAS कैडर में। इंडिया किसी कोने में जाइए, कहीं कहीं शांत भी है, कहीं कहीं बहुत अच्छा है, तो यू कीप ए बैलेंस ऑफ माइंड, व्हाट आई एडवाइस यू। हमको ये लग रहा है, क्योंकि हम भी ग्रुप ए में रहे हुए, तो लॉट ऑफ पीपुल, आपका जो फेसिंग कहाँ से है, पॉलिटिकल पीपुल, द पब्लिक, द पॉलिटिकल लीडर्स, लोकल लीडर्स, सब लेवल में फेसिंग है इसमें। तो बहुत काफी दिमाग का बैलेंस रखना पड़ेगा, वो अच्छा होगा। अरे ये तो नौकरी और आईएएस आईपीएस का जॉब तो फ्रॉम इंडियन सिविल सर्विस टू नाउ आईएएस इन स्टील फ्रेम टू नाउ अप टू दिस डेट, तो हमेशा दिमाग का बैलेंस रखिए, तब भी जो है ना आप अच्छा होगा। शरीर खराब ना होना चाहिए। सर वे बिल्कुल। थोड़ा टाइम हाँ का ये, थोड़ा इश्यू है सर, थोड़ा हाँ ठीक टाइम है, लिमिट चलिए है, तो चलिए आगे बोलिए, चलते हैं और सर। आगे आगे क्वेश्चन करो। ओके सर। अच्छा एक चीज क्वेश्चन मैंने पूछा नहीं, आपने इनका ब्रांच तो लिए थे कंप्यूटर साइंस, तो ब्रांच आपने क्या लिया था? पेपर्स, व्हाट पेपर यू सिलेक्टेड फॉर द सिविल सर्विसेज? सर मेरा ऑप्शनल पेपर पहले तो दो होते थे, अभी हम लोग 2013 से एक ही हो गया है, तो मेरा मैथमेटिक्स ऑप्शनल था सर। मैथमेटिक्स लिया, आपका मैथमेटिक्स स्ट्रांग था पहले का? हाँ हाँ तो मैथमेटिक्स में इजी मतलब था। इंटरेस्ट था। हाँ, और दूसरा पेपर? एक ही था सर, 2013 के बाद से एक ही लेना होता है, अच्छा पहले दो एक, लेना होते थे। अच्छा ना, हाँ, जीएस का अलग, यानी ये प्रिलिमिनरी का अलग है और मेन का अलग अलग होगा ना? प्रीलिम्स में पहले होता था ऑप्शनल, अब प्रीलिम्स में पूरा जीएस ही होता है। अच्छा फिर इसके बाद में ओनली एक पेपर? मेंस में सर, मेंस का पैटर्न में नौ नौ पेपर होते हैं, उसमें से 4 जीएस होते हैं सर। दो अच्छा लैंग्वेज होते हैं, जिसमें इंग्लिश कंपलसरी है, एंड वन लैंग्वेज यू कैन ऑप्ट, सो आई ऑप्टेड हिंदी। और इसके अलावा एक ऐसे होता है, और दो पेपर ऑप्शनल के होते हैं, सेम सब्जेक्ट। तो मैथमेटिक्स आप लिए थे? सर पहले तो बहुत पेपर थे, सुना कि 2-3 पेपर देना पड़ता था, कोर्सेज अलग अलग जैसे होते थे पहले स्टैटिस्टिक्स। एक्चुअली सर जनरल स्टडीज कम था, दो पेपर हाँ जनरल स्टडीज के होते थे, और ऑप्शनल दो होते थे। ना, सिविल सर्विसेज में तो नॉर्मली तो जनरल स्टडी ज्यादा, मैंने बाद में चेंज हुआ, काफी पहले 2 पेपर थे। मैंने भी हाँ वो हाँ। मैं भी एक 86 87 में दिया था, बहुत पहले 88 में। अच्छा सर, 88 में, आप लेकिन तो सर एक्सपीरियंस है कुछ। हाँ लेकिन बोल रहे हैं कि अभी काफी अच्छा हुआ कि एक ही पेपर रहा, तो जो पेपर में स्ट्रेंथ होता है, व्हाट ऑल स्टूडेंट्स आर लर्निंग लिसनिंग, जितने स्टूडेंट हैं जिसका जो पेपर बहुत कोर्स है स्ट्रांग है, उसी को लेना है कॉन्फिडेंस के साथ, वही हो सकता, दैट इज द पॉसिबिलिटी, अदरवाइज प्रॉब्लम फेस करना पड़ जाएगा। दिस इज माय ऑब्जर्वेशन एंड माय एक्सपीरियंस ऑन दिस। ओके, कैरी ऑन मास्टर सौरभ तिवारी। Okay, sir. Thank you, sir. Thank you, sir. हाँ So I think we have lost little time, so we'll move to forward for further question. Let's come some questions. So Mr. Anand, you have to carry on next with next question. Jay Anand. Yes, hello. So you can carry on with the next question. I am skipping my some questions. जय। हाँ सर, जैसे कि ये होता है कि यूपीएससी के लिए बहुत सारे लोग सोचते हैं बचपन से आई मीन मतलब क्लास 1 क्लास 2 से ही सुन लेते हैं कहीं से, तो सर वो कुछ ना कुछ सर इंस्पायरेशन होता है इसके प्रिपरेशन के लिए। तो सर आपको क्या देखकर लगा कि आईएएस बनना चाहिए, मतलब आपका सोर्स ऑफ इंस्पायरेशन क्या था सर? सोर्स ऑफ इंस्पिरेशन यार बहुत सारे हो सकते हैं। पर्सनली टॉकिंग अबाउट माई सेल्फ, तो मैं कॉलेज में जब था तो सेकेंड ईयर तक तो मैंने कुछ पढ़ाई की नहीं थी यूपीएससी के फील्ड में। मैं बहुत ज्यादा श्योर भी नहीं था कि मुझे, मन में था कहीं ना कहीं कि यूपीएससी करना है अल्टीमेटली, बट ये नहीं पता था कि कब करना है, कब स्टार्ट करना है, कैसे करना होता है, क्या पढ़ना होता है, क्या नहीं पढ़ना, कुछ भी आइडिया नहीं था। तो सेकेंड ईयर तक तो यार आई वुड नॉट रिकमेंड ऑल्सो कि सेकेंड ईयर फर्स्ट ईयर से ही आपको बहुत ज्यादा एकदम पूरा यूपीएससी में ही लग जाना चाहिए। एक्सपीरियंसेस को डाइवर्सिफाई करने की कोशिश करना फील्ड में बहुत इंपॉर्टेंट काम आते हैं। फील्ड का नहीं भी सोचो, एग्जाम का ही सोचो, तो इंटरव्यू स्टेज में बहुत काम आता है अगर आपका जितना ज्यादा एक्सपीरियंसेस डाइवर्सिफाइड है कॉलेज में। तो थर्ड ईयर के मिड में मैंने फिर सोचा था कि अब आई हैव टू टेक अ डिसीजन कि मुझे इंटर्नशिप, प्लेसमेंट, इन सब के लिए जाना है, या फिर यूपीएससी की तैयारी शुरू करनी है। शायद काफी लोगों को, आप लोगों को पता भी होगा कि सेकेंड ईयर में मैंने एक स्टार्टअप भी स्टार्ट किया था हम लोगों ने।
दो तीन लोगों ने मिलके, यस सर, तो वो सडा भी एक कैंपस। ऑप्शन था। यस सर, वो भी सडा एक कैंपस नाम ऑप्शन, था। हाँ हाँ सडा कैंपस, तो वो भी एक ऑप्शन था हम लोग मेरे पास। तो वो इन तीनों और एक मेरा मन था कि मेरे इकोनॉमिक्स में बहुत इंटरेस्ट है, तो मैं मन था कि लंदन स्कूल ऑफ इकोनॉमिक्स से इकोनॉमिक्स भी पढ़ना है कभी लाइफ में। तो ये 3-4 ऑप्शन में मैं कंफ्यूज था बहुत ज्यादा। तो थर्ड ईयर में फिर देन आई थॉट कि अगर अल्टीमेटली मुझे यूपीएससी के लिए जाना ही है तो क्यों नहीं अभी से ही तैयारी शुरू करें। तो फिर उसके लिए तैयारी शुरू की, सीनियर से बात की जो उस टाइम फाइनल ईयर में थे। काफी हेल्प करते हैं सीनियर्स आप लोग को किसी भी स्टेज पे, इवन आफ्टर गेटिंग इनटू द सर्विस आपके सीनियर्स आपको हेल्प कर रहे होंगे। कॉलेज में तो आप लोगों को, तुम लोगों को सबको पता ही होगा कि सीनियर्स कितना इंपॉर्टेंट है। तो वही है इंस्पिरेशन। आप जो सोचते हो कि व्हाट वेयर डू यू वांट टू सी योरसेल्फ 5 इयर्स और 10 इयर्स डाउन द लेन इन योर लाइफ, तो वो चीजें आपको मोटिवेट करती है। यू वांट टू सी योरसेल्फ फील्ड पे काम करते हुए फॉर पीपल, कि जो भी आप थोड़ा मोड़ा आपके दिमाग में कुछ डोमेन्स होते हैं जिसमें आपको लगता है कि इसमें इम्प्रूवमेंट होना चाहिए, इसमें आप थोड़ा कंट्रीब्यूट कर सकते हो। आप, मैं ये नहीं बोलूंगा कि यू कैन मेक अ ह्यूज डिफरेंस जाते ही फील्ड पे, बट देन धीरे धीरे स्टेप बाय स्टेप यू कैन डू अ लॉट ऑफ सिस्टमिक इम्प्रूवमेंट, यू कैन एटलीस्ट ट्राई टू डू अ लॉट ऑफ सिस्टमिक इम्प्रूवमेंट। तो वो सारी चीजें कीप मोटिवेटिंग यू, और अल्टीमेटली धीरे धीरे अपना गोल की तरफ स्टेप बढ़ाते बढ़ाते you'll be able to clear this exam. Sir, our next question is, how did you do your preparation, and was it from any coaching or self? कोचिंग तो यार कॉलेज में थे, थर्ड ईयर फाइनल ईयर वहीं पे थे, तो कोचिंग का तो कोई ऑप्शन ही नहीं था और मन भी नहीं था बहुत ज्यादा करने का। जितना ज्यादा इंटरेक्शन सीनियर से हुआ था उसमें ऐसा लगा नहीं कि बहुत ज्यादा कंपलसरी है कोचिंग। ऑल्दो कोचिंग ज्वाइन करने से थोड़ा डायरेक्शन और गाइडेंस मिल जाता है, लेकिन बहुत ज्यादा मुझे नीड नहीं फील हुई, तो मैंने कोचिंग तो ज्वाइन नहीं किया था क्लासरूम प्रोग्राम। बट देन टेस्ट सीरीज के लिए टेस्ट सीरीज ज्वाइन किया था कोचिंग का मेंस के पहले। तो वो उसकी जरूरत हो जाती है, कॉपी चेक करानी होती है आपको अपना रिव्यू करने के लिए कि हाउ आर यू राइटिंग योर आंसर्स। तो उस टाइम पे मैंने टेस्ट सीरीज ज्वाइन किया था, बट क्लासरूम प्रोग्राम कोई ज्वाइन नहीं किया था। सेल्फ स्टडी ओनली, बेसिक स्टैंडर्ड टेक्स्ट बुक से, जो आई थिंक मोर और लेस सबको पता होगा, अवेलेबल है, वाइडली अवेलेबल है इंटरनेट पे कि कौन सी बुक्स पढ़नी होती हैं। बट देन यू हैव टू सिलेक्ट कि कौन सा सेट ऑफ बुक्स यू विल रीड, और उसी पे फिर स्टिक करके यू हैव टू बिलीव इन योर स्ट्रेटजी। तो सेल्फ स्टडी था मोस्टली, और थर्ड ईयर के मिड के अराउंड शुरू किया था मैंने। So Sir, to because the self study, yes. moving on to our next section, we are done with this section. We had few questions, but we are dropping some questions from life after IAS because we know preparation phase is going to be longer. So moving to the next preparation phase, our first question is, what is the right time to start preparing for GS? Means there are many students confused, like if I start preparing from GS from now and I have to give exam in 2025, so will it be worth today's GS will be useful, or that when should I start for preparing for GS? I think you are meaning current affairs. Like GS Yes. तो is static, so you can start any time, वो same ही रहने वाला है. Current affairs, Yes, if you are asking me about current affairs more or less आपको exam से 1.5 years पहले का अगर you have done तो it would suffice. Although आप तो कितने भी पहले का you can do, and that might help, और वो कहीं ना कहीं काम आएगा ही. But then एग्जाम से बिफोर एग्जाम 1.5 year ऑफ करंट अफेयर्स इज इनफ अकॉर्डिंग टू मी. और क्या बोलते हैं, बट देन यू कैन स्टार्ट रीडिंग न्यूज़पेपर्स कभी भी. इट्स अ हैबिट, इट्स अ गुड हैबिट व्हिच एवरीवन शुड इनकलकेट, और not only for just for the exam but even after that also, or before that also, or even if you're not preparing for this exam, current affairs reading a good newspaper is always a good habit, and you stay aware of all the happenings around you. तो और अगर अभी से शुरू कर दोगे तो एग्जाम आने आते आते योर न्यूज़पेपर रीडिंग स्पीड विल आल्सो इंक्रीज. तो वहां पे आपका टाइम ऑप्टिमाइजेशन हो जाएगा, टाइम यूसेज ऑप्टिमाइजेशन. तो अभी से स्टार्ट कर दीजिए, बट देन एग्जाम के पहले का 1.5-2 साल का इट बिकम्स रियली इंपॉर्टेंट. Okay, sir. And I would like to say that please do not raise your Sir, hand now. We will keep question answer session in the ending. And moving on to the next question, I would like to ask, sir, NCERT जरूरी भी है या फिर नहीं? Means there are many standard books. तो बहुत सारा डाउट्स ये आता है कि या तो हम सिर्फ NCERT पढ़ें
या फिर डाउट आता है कि या फिर हम सिर्फ स्टैंडर्ड बुक पढ़ लें और स्टैंडर्ड बुक में ही हमारा एनसीईआरटी भी कवर हो जाएगा। तो मतलब इसको कैसे डिवाइड करें, कितना एनसीईआरटी पढ़ें, कितना स्टैंडर्ड बुक्स पढ़ें? यार सबके लिए एनसीईआरटीज पढ़ना है, मैंने पढ़ी भी नहीं है और मुझे लगता भी नहीं है जरूरी है। सारी एनसीईआरटीज लोग बाग सब लोग पढ़ना जब शुरू करते हैं तो हम लोग सब सुनते हैं कि 6 to 12 तक सारी एनसीईआरटीज पढ़ लो, तो उसमें बहुत टाइम जाता है, उसको सारे पढ़ने का जरूरत नहीं है। आपका जो स्टैंडर्ड बुक, जो आपका सब्जेक्ट वाइज टॉपिक वाइज जो आपका बुक लिस्ट है स्टैंडर्ड टेक्स्ट बुक का, उसमें कुछ सब्जेक्ट्स का तो एनसीईआरटी ही वो स्टैंडर्ड टेक्स्ट बुक है, और कुछ सब्जेक्ट का कुछ और है। लाइक टेक एन एग्जांपल ऑफ पॉलिटी, तो उसमें लक्ष्मीकांत पढ़ते हैं, आई थिंक यू ऑल माइट बी नोइंग दैट। तो वो लक्ष्मीकांत ही है और इट वुड सफाइस, उसी को पढ़ लो बार बार और उसी को पूरा कोशिश करो जितना ज्यादा रिटेन कर पाओ, और उसमें फिर एनसीईआरटी अगर आप नहीं भी पढ़ोगे तो इट विल डू। और जैसे आप अगर बात करो ज्योग्राफी की, तो उसमें एनसीईआरटी बिकम्स इम्पोर्टेंट। तो लेकिन फिर ज्योग्राफी में कोई और दूसरी किताब पढ़ने की बहुत ज्यादा जरूरत नहीं है। अगर आपने एनसीईआरटी अच्छे से कर ली है और एक थोड़ा बहुत रेफरेंस के लिए कुछ और देख लिया, तो कुछ और बहुत ज्यादा करने की जरूरत नहीं है। ऐसे ही हिस्ट्री की अगर आप बात करें तो हिस्ट्री में भी एंशिएंट मिडिवल Sir, की in अगर the आप देखें तो geography, यू नीड GC ओनली Leon is not necessary. जीसी लियोंग। वही मैं बोल रहा हूँ, जो आप एक्स्ट्रा प्रेफर करेंगे दैट विल बी जीसी लियोंग, बट एनसीईआरटीज आर इम्पोर्टेंट इन ज्योग्राफी। और जीसी लियोंग अगर आप नहीं भी कर रहे हैं तो जो लेक्चर्स हैं, जैसे मैंने यूट्यूब पे मृणाल के चैनल पे जो रजतानी सोलंकी मैम के लेक्चर्स हैं वो देखे थे और जीसी लियोंग नहीं पढ़ी थी। तो एनसीईआरटी इज अलोंग विद जीसी लियोंग और एनसीईआरटी अलोंग विद दोज लेक्चर्स, इन दो ऑप्शन में से कोई भी ऑप्शन यू कैन। हेलो हेलो, आई थिंक सर हैज लॉस्ट कनेक्टिविटी, विल वेट फॉर अ व्हाइल। Hello, sir. Can you hear us? Am I audible? Yes, sir. You are audible now. Yeah. So wait, I think I lost my connection was lost. So what I was saying कि जो आपका स्टैंडर्ड टेक्स्ट बुक लिस्ट है उसमें कुछ सब्जेक्ट का एनसीईआरटी ही वो स्टैंडर्ड टेक्स्ट बुक होगा, कुछ सब्जेक्ट में एनसीईआरटी नहीं होगा, कोई दूसरा टेक्स्ट बुक होगा। तो सारा एनसीईआरटी पढ़ने का जरूरत नहीं है, और उसमें भी जस्ट 11th and 12th का एनसीईआरटी उठ सकता है। सर इसमें ये एक डाउट और आता है कि सपोज जब हम लोग जेई का तैयारी कर रहे थे तो हमें बोला गया था कि इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री जो है ये आप एनसीईआरटी से ही पूरा रख लीजिए और ये इसमें काम आपका हो जाएगा। तो यूपीएससी में भी ऐसे कौन कौन से चीजें हैं जिसमें हम सिर्फ एनसीईआरटी पे डिपेंड कर सकते हैं? जैसे लेट्स टेक एन एग्जांपल एंशिएंट हिस्ट्री और मिडिवल हिस्ट्री, उसमें आप सिर्फ एनसीईआरटी पे रिलाय कर सकते हैं, उसमें और कोई दूसरा टेक्स्ट बुक नहीं है। या फिर अगर आपको एनसीईआरटी बहुत ज्यादा हैवी लग रहा है कि एंशिएंट का बहुत बड़ा है, मिडिवल का बहुत बड़ा है, तो उन दोनों की जगह पे आप तमिलनाडु बोर्ड का सिर्फ एक किताब है क्लास 11th का, वो कर सकते हैं, उसमें एंशिएंट मिडिवल दोनों है। तो ये दो ऑप्शन में कोई भी ऑप्शन यू कैन टेक, इसके अलावा कोई और बुक का जरूरत नहीं है एंशिएंट मिडिवल में, अकॉर्डिंग टू मी। ऑल्दो ये नहीं बोल रहा हूँ कि सारे क्वेश्चन ही बन जाएंगे, बट देन you cannot read everything under the sun, क्योंकि यूपीएससी में तो a lot of things comes, but then जो बेसिक आपको तैयार रखना है अपना, जिसका मल्टीपल रिवीजन करना है, जिसको पढ़ के आप अपना कॉन्फिडेंस अपने आप को मान सकते हो कि यू आर कॉन्फिडेंट इनफ, आप एग्जाम में जाके यू कैन लाइक अटेम्प्ट मोस्ट ऑफ द क्वेश्चंस, प्रीलिम्स की बात कर रहा हूँ, तो दैट वुड बी एनसीईआरटी से एंशिएंट मिडिवल का हो जाएगा। तमिलनाडु बोर्ड का भी किताब यू कैन स्टडी, and it is not like alternate, it is an alternative to NCERT and not along with that, इन दोनों में से कोई भी एक। बहुत ज्यादा सोर्सेज एक ही सब्जेक्ट के पढ़ने से फायदा नहीं है, एक ही सोर्स को बार बार पढ़ना ज्यादा बेटर है। ये बहुत कॉमन बात है और सब लोग बोलते हैं, बट ये सच भी है और ट्रू भी है। ओके सर, ये मंत्रा तो हमने काफी पहले भी कर लेना चाहिए। मूविंग ऑन टू नेक्स्ट क्वेश्चन सर, बहुत सारे लोग कॉलेज से ही मतलब यूपीएससी का सपना देखते हैं, आपने भी कॉलेज से ही स्टार्ट किया था प्रिपेयरिंग फॉर यूपीएससी। तो ये क्वेश्चन हमें पूछना था कि हाउ टू मैनेज यूपीएससी प्रिपरेशन एंड कॉलेज एकेडमिक्स टुगेदर, लाइक ड्यूरिंग इन कॉलेज वी हैव अटेंडेंस इश्यूज and that is a lot and we have a lot of subjects plus our schedule is very hectic na, means we get lots of assignment and quizzes and all. So how मतलब आपने कैसे मैनेज किया अपने टाइम कि कॉलेज कोई भी साथ में कैरी किया और फिर यूपीएससी प्रिपरेशन भी की? पर्सनली टॉकिंग, मैंने मोस्टली क्लासेस या ज्यादा मतलब आपका जो सेकंड हाफ, या तो इधर योर सेकंड हाफ और योर फर्स्ट हाफ इज फ्री, मतलब हर हफ्ते आपके लैब सेशंस नहीं होते, मेरे ख्याल से लैब्स ही होती थी सेकंड एक हाफ में,
और वो भी वीक में 2 बार ही होती थी। बाकी जो आपकी थ्योरी क्लासेस होती हैं दैट वो आपका 12 बजे तक, अगर हम फर्स्ट हाफ की बात करें तो 12 बजे तक मोर और लेस वो खत्म हो जाता था। तो 12 बजे के बाद आई यूज्ड टू स्टडी, और अटेंडेंस मेंटेन हो जाता है यार, नॉट एन इशू। मतलब आप कैलकुलेट कर लो कौन सी क्लास इंपॉर्टेंट है और कितनी अटेंडेंस उसमें मेंटेन करनी है, तो वो सारी चीजें हो जाती हैं यार। इट्स मैनेजेबल, नॉट 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 अ ह्यूज इशू। और 2 साल का प्रिपरेशन टाइम अगर आप ले रहे हो थर्ड ईयर और फाइनल ईयर, तो उसमें पूरा पूरा दिन देने का कोई जरूरत नहीं है कि आप शुरू से ही पूरा पूरा दिन आप यूपीएससी में दे रहे हो। आप क्लासेस भी करोगे, अलॉन्ग विद दैट आप बाकी टाइम में पढ़ाई करोगे तो हो जाएगा। Okay, sir. Mr. Jayanand, next question. I think he is on mute. Yes. सर आवर नेक्स्ट क्वेश्चन इज सर, जैसे कि प्रीवियस ईयर क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट होता है सर, कोई भी एग्जाम के लिए, बड़ा एग्जाम या छोटा एग्जाम सर। तो सर प्रीलिम्स और मेंस के लिए जैसे हाउ टू एनालाइज प्रीवियस ईयर पेपर्स और प्रीलिम्स एग्जाम्स एंड मेंस एग्जाम्स, लाइक एनालाइजिंग प्रीवियस ईयर ट्रेंड्स इज वेरी इंपॉर्टेंट। हाउ मच टाइम शुड टू गिवन दैट, व्हाट इज द पॉसिबिलिटी फॉर मैचिंग? सर प्लीज टेल अबाउट अस रिगार्डिंग दिस। प्रीवियस ईयर पेपर्स बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट होते हैं यार, यू शुड प्रैक्टिस देम। जैसे आपने कहा एनालाइज, बहुत ज्यादा एनालाइज मैंने नहीं किया था, मतलब मैं सिर्फ प्रैक्टिस करता था। एनालाइज आप ऐसे कर सकते हो, इफ यू वांट टू एनालाइज, एनालाइज आप ऐसे कर सकते हो कि कौन से सब्जेक्ट से कौन से क्वेश्चंस आ रहे हैं, कौन से साल में कौन सा पर्टिकुलर सब्जेक्ट, प्रीलिम्स की बात कर रहा हूँ मैं, कौन से पर्टिकुलर सब्जेक्ट से कितने ज्यादा क्वेश्चंस आए हैं, किससे कम आए हैं। लेकिन यूपीएससी का यू कैन नॉट बी श्योर अबाउट एनी पैटर्न कि वो यही पैटर्न फॉलो करेंगे। तो बहुत ज्यादा प्रीलिम्स का पेपर, प्रीवियस ईयर पेपर एनालाइज करके फायदा नहीं है। हाँ, यू शुड अटेम्प्ट दैट, और यू शुड ट्राई एंड मैक्सिमाइज योर स्कोर इन प्रीवियस ईयर पेपर्स ओनली। और लेकिन अगेन आई से कि बहुत ज्यादा पैटर्न फिक्स नहीं है, तो प्रीलिम्स का पेपर एनालिसिस पॉइंट ऑफ व्यू से देखने का कोई ज्यादा ये नहीं है, बेनिफिट नहीं है। बट देन प्रैक्टिस कर सकते हो आप, और उसमें along with that आप ये कंपेयर कर सकते हो कि टेस्ट सीरीज में जो क्वेश्चन पूछा जा रहा है एंड द टाइप ऑफ क्वेश्चन व्हिच आर बीइंग आस्क्ड इन प्रीवियस ईयर पेपर, उसमें क्या डिफरेंस है। तो टेस्ट सीरीज को आप कैसे यूज करोगे, उसमें वो काम आ सकता है। ओके सर। सर आवर नेक्स्ट क्वेश्चन इज सर, जैसे कि एक सर डायलॉग भी है कि सक्सेस के बाद का प्लान सभी के पास होता है, लेकिन अगर गलती से फेल हो जाए तो फेल्यूर को हैंडल कैसे करना है ये आर्ट आना चाहिए सर। तो हाउ इम्पोर्टेंट इज प्लान बी? एंड सर हम लोग टीवीएफ एक्सपीरियंस में भी देख लिए कि प्लान बी का क्या इंपॉर्टेंस होता है, तो सर इस पर आप क्या यार पहली बताएंगे? बात तो ज्यादा टीवी सीरीज वगैरह इन सब पे ज्यादा रिलाय करने का नहीं बोलूंगा मैं। टीवीएफ एस्पिरेंट्स अच्छा बनाया उन्होंने, बट देन दे कैन नॉट कैप्चर ईच एंड एवरी सिचुएशन दैट एन एस्पिरेंट फेसेस। वो एक पर्टिकुलर सिचुएशन दे कैन कैप्चर इन शो व्हिच दे हैव शोन वेरी नाइसली। बट हाँ, प्लान बी की अगर हम बात करें तो प्लान बी इम्पोर्टेंट कितना है, दैट डिपेंड्स अ लॉट ऑन कि आपका अटेम्प्ट कितना हो गया है, आपकी पर्सनल लाइफ में आपका क्या स्टेज पे है, क्या सिचुएशन है। और जैसे फर्स्ट शुरू करते ही आपको प्लान बी नहीं सोचना, शुरू करते ही आप तैयारी शुरू करोगे तो और ओनली प्लान शुड बी यूपीएससी। और उसमें अगर आप प्लान बी पे ज्यादा ध्यान दोगे तो मेन प्लान से ही, मेन जो टारगेट है उसी से यू कैन गेट डाइवर्टेड। तो लेकिन अगर आपका अटेम्प्ट ज्यादा हो रहा है अनफॉर्चुनेटली, या फिर आप कॉलेज के बाद आपको कोई किसी टाइप का प्रेशर है पर्सनल लाइफ से या फाइनेंशियल प्रेशर है, तो देन यू कैन गो फॉर कि जॉब के साथ तैयारी कर लेते हैं या प्लान भी सोच लेते हैं, जल्दी जॉब लेना है वो सब। बट देन इट वेरीज फ्रॉम पर्सन टू पर्सन। लेकिन शुरू में ही यू शुड नॉट फोकस अ लॉट ऑन प्लान बी। शुरू में यू शुड गिव योर होल हार्टेड अटेम्प्ट एग्जाम को। एंड अगर अनफॉर्चुनेटली अटेम्प्ट ज्यादा हो रहा है देन यू कैन थिंक कि कोई और जॉब लेके, एक सिक्योरिटी होता है, बहुत बड़ा सिक्योरिटी होता है, दैट आई विल नॉट डिनाई कि अगर जॉब रहता है तो, क्योंकि बहुत सारे प्रेशर्स आते हैं प्रिपरेशन के टाइम पे, स्पेशली जब आप कॉलेज में ज्यादा प्रेशर नहीं होता है। कॉलेज में तो आप कॉलेज में हो, कॉलेज में आपसे कोई नहीं पूछेगा कि क्या कर रहे हो लाइफ में, क्योंकि आप कॉलेज में हो। लेकिन जो सोसाइटल प्रेशर और जो फैमिली यस प्रेशर सर। होता है वो कॉलेज के बाद शुरू होता है। तो उस टाइम पे अगर बहुत ज्यादा आपको लग रहा है तो जॉब गिव्स यू सिक्योरिटी, नो डाउट। बट देन टाइम मैनेजमेंट भी इशू हो जाता है बाद में। तो प्लान बी का आप सोचो, लेकिन सही टाइम पे। यस सर। सर एक और क्वेश्चन था, अगर कॉर्पोरेट में जॉब कर रहे हैं तो उस टाइम कैसे मैनेज करें, साथ में जॉब भी और यूपीएससी प्रिपरेशन भी?
Again, that is a very high level of time management, क्योंकि आपका यूपीएससी demands a lot of time, especially exam जब पास होता है तब, and also job में you cannot miss a lot, क्योंकि वहाँ पे भी प्राइवेट सेक्टर में if you are working in a corporate, तो आप बहुत ज्यादा छुट्टी भी वहाँ पे ले नहीं सकते, बट देन वीकेंड्स पे आप टाइम मैनेज कर सकते हैं, अर्ली मॉर्निंग आप थोड़ा सा अपना स्लॉट बना सकते हैं, तो योर शेड्यूलिंग देन चेंजेस अकॉर्डिंग टू दैट। तो शेड्यूलिंग इस एग्जाम में इज वेरी इंपॉर्टेंट कि आप कब कौन सा सब्जेक्ट पढ़ेंगे, क्या टारगेट्स होंगे, डेली टारगेट्स क्या होंगे, वीकली टारगेट्स क्या होंगे, तो वो चीज यू शुड मैनेज। और उसको आप शेड्यूल इस तरीके से करिए कि आपका जॉब के टाइम के साथ साथ आपका बाकी टाइम, बाकी पढ़ाई आपका मैनेज हो जाए। इसमें आप फिर अगर आपने शेड्यूल किया हुआ होगा कि आपका ये टाइम, पर्टिकुलर टाइम आपका जॉब में जाने वाला है, तो बहुत ज्यादा प्रेशर नहीं आएगा इस एग्जाम में। प्रेशर बहुत ज्यादा हो जाता है और प्रेशर की वजह से आप डिमोटिवेट हो जाते हैं, अंडर कॉन्फिडेंट हो जाते हैं। तो अगर आपने शेड्यूल ही किया हुआ है कि यार ये टाइम तो मेरा जॉब में जा ही रहा है, तो आपको बहुत ज्यादा प्रेशराइज फील नहीं होगा, बिकॉज यू नो ऑलरेडी बिफोर हैंड कि आपका वो टाइम नहीं है आपके हाथ। तो बाकी टाइम में यू कैन शेड्यूल। Okay, so moving on to next question. So many say that clearing UPSC, everyone should follow smart study, and we also have to study hard. So how can we judge that whether I am taking a smarter way or just working hard? Because everyone will come to know they are working hard or not. But how to analyze that I am working smart also or not? यार स्मार्ट का डेफिनेशन, एवरीवन्स डेफिनेशन इज डिफरेंट स्मार्ट स्टडी का। तो आप Yes. ऐसा कोई बहुत ज्यादा डिस्क्रीटली सोच नहीं सकते हैं कि ये हार्ड वर्क है या ये स्मार्ट वर्क है या ये मेरा आउटपुट नहीं निकल रहा है, अनलेस एंड अनटिल आपका एग्जाम आपने अटेम्प्ट नहीं किया। एग्जाम भी अटेम्प्ट करने में लक फैक्टर इज ह्यूज इन दिस एग्जाम। तो उसमें भी ये नहीं बोल सकते हो कि आपका स्ट्रैटेजी में प्रॉब्लम था, हो सकता है हो भी और हो सकता है ना भी हो, बट देन बस मैं यही बोलूंगा कि आपका जो भी टारगेट्स हैं, जो भी आपको पढ़ना है, उसको प्रॉपर शेड्यूल कर लीजिए। इफ यू वांट टू, और उसको ब्रेक डाउन करिए। हम डिवाइड एंड कॉन्कर टेक्निक्स पढ़ते हैं, आप कहीं कंप्यूटर साइंस में स्पेशली एल्गोरिथम्स में पढ़ते हैं, तो उसमें आपका बड़ा सा टारगेट है, उसको आप डिवाइड करके सिर्फ एक डेली टारगेट पे ध्यान दीजिए कि यार ये मुझे आज खत्म करना है। वो आपने उस दिन कर लिया, बहुत ज्यादा एग्जाम का रिजल्ट सोचने से कुछ फायदा नहीं होगा। अपना प्रोसेस को इम्प्रूव करना है और हर रोज का टारगेट बना के चलना है। बहुत ज्यादा ये नहीं सोचना कि एग्जाम में क्या आएगा, मैं क्या एग्जाम होगा नहीं होगा, बस रोज का टारगेट अगर आपका हो जा रहा है और वीकली टारगेट हो जा रहा है, मंथली टारगेट हो जा रहा है, तो आप अल्टीमेटली आपका प्रिपरेशन हो जाएगा एग्जाम के तक। तो वही स्मार्ट वर्क है कि आप अपना डेली टारगेट बनाइए, मंथली टारगेट बनाइए और उसको कोशिश करिए अचीव करने का, बहुत ज्यादा ओवर थिंक करके कि मैं सही पढ़ रहा हूँ कि नहीं। अपना स्ट्रैटेजी में बिलीफ रखिए। सर एक ज्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आता है, जो हमारा अगला क्वेश्चन है कि फ्रेमिंग ऑफ आंसर्स कैसे करें, मतलब ये काफी क्रूशियल पार्ट होता है मेंस के लिए। जैसे कहा जाता है कि अभी हमने देखा कि पॉजिटिव अप्रोच रखना काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट है। वैसे और कौन कौन से फैक्टर्स हैं जो कि हमें अपने क्वेश्चंस में रखने चाहिए, अपने आंसर्स में रखने चाहिए, जो कि हमें एक यूनिक बनाए बाकियों से? यार बेसिक स्ट्रक्चर तो आपको फॉलो करना ही है सारे क्वेश्चंस में ही। कई सारे लोग बेसिक स्ट्रक्चर ही फॉलो नहीं करते, तो आपको आधे लोगों से ज्यादा लीड तो आपको बेसिक स्ट्रक्चर ही दे देगा आंसर का, कि आपको इंट्रोडक्शन लिखना है, बॉडी लिखना है, कंक्लूजन लिखना है। मोस्टली क्या होता है, या तो इंट्रोडक्शन बहुत बड़ा लिख देते हैं, बॉडी का कंटेंट कम हो जाता है, या कंक्लूजन मिस कर देते हैं। ये सब कॉमन मिस्टेक्स होती हैं जो हमसे हो जाती हैं, टाइम प्रेशर में हो जाती हैं या हमारी आदत हो जाती है उस टाइप की आंसर राइटिंग की। बट वो जो बेसिक स्ट्रक्चर है, इंट्रोडक्शन, बॉडी, कंक्लूजन, विदाउट एनी मिस, इसको करना है। कंक्लूजन बहुत इंपॉर्टेंट है और वो मोस्टली मिस होता है, क्योंकि एग्जाम में बहुत सारे क्वेश्चंस आते हैं, तो आप जब जल्दी 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 लिख रहे होते हो, तो कंक्लूजन कुछ कुछ क्वेश्चंस में मिस हो जाता है, वो आपको मिस नहीं करना है। और एक बेसिक रूल इंट्रोडक्शन का जो मैं फॉलो करता था और जो मुझे लगता है ठीक भी है, कि इंट्रोडक्शन आपका बहुत ज्यादा बड़ा नहीं होना चाहिए, इट शुड बी शॉर्ट। और शॉर्ट होने के साथ साथ इट शुड बी नॉन ओपिनियनेटेड। उसमें आप अपना ओपिनियन मत लिखिए इंट्रोडक्शन, क्योंकि आपका जो कॉपी चेक कर रहा है उस आपको नहीं पता उसका क्या ओपिनियन है। तो अगर उसको आपने अपना ओपिनियन इंट्रोडक्शन में डाल दिया और उसको आपका ओपिनियन से ही और शी डजंट अग्री, तो आपका आगे का आंसर का कोई खास वैल्यू नहीं रह जाएगा उस इंसान को। तो अगर आप इंट्रोडक्शन को शॉर्ट लिखेंगे और फैक्चुअल लिखेंगे, फैक्चुअल और डेफिनेशन बेस्ड और डेटा जो कोई डिसअग्री ना करे, तो वो
इज इट ये दो चीजें ही बस इंट्रोडक्शन में ध्यान रखिए, बाकी बॉडी तो यू ऑल नो, कुछ लोग पैराग्राफ में लिखते हैं, कुछ लोग पॉइंट में लिखते हैं, बोथ वर्क। कुछ को पैराग्राफ पसंद होता है, कुछ को पॉइंट पसंद होता है, उसमें कुछ मैं एक पर्टिकुलर चीज नहीं बोलूंगा कि यही ठीक है, बट बॉडी फिर आप अपना टू द पॉइंट लिखिए, बहुत ज्यादा घुमाने का जरूरत नहीं है। टॉप पॉइंट पे आने के लिए बहुत वर्ड्स वेस्ट नहीं करना है, क्योंकि जगह भी लिमिटेड होता है, वर्ड्स भी लिमिटेड होता है। तो सीधा पॉइंट पे आइए, अपना आर्ग्यूमेंट्स लिखिए, उसको जस्टिफाई करिए, इधर एग्जाम्पल से या जजमेंट के नाम से या डेटा से अपने आर्ग्यूमेंट्स को जस्टिफाई करिए, कंक्लूड करिए और खत्म। तो सिंपल स्ट्रक्चर हर आंसर में फॉलो कर। Okay, sir. सर आवर नेक्स्ट क्वेश्चन इज, सर जैसे कि जब फर्स्ट ईयर में आते हैं हम लोग तो सोचते हैं कि इतने का पैकेज लगेगा, उतने का पैकेज लगेगा, ऐसा वैसा, लेकिन सर ऐसा अगर हो नहीं पाता है तो सर फाइनल ईयर में लोग सोचते हैं कि अब यूपीएससी या कैट का प्रिपरेशन करें। तो सर जो फाइनल ईयर स्टूडेंट से सर एक क्वेश्चन आया है, which of the following should a candidate go for? Firstly, start preparing from final year and be the part of the process with no job in hand. And the second option is, firstly go for a job opportunity, observe the world, save some money, and then leave after 1 to 2 years, and then prepare for UPSC. यार अगेन इट वेरीज फ्रॉम पर्सन टू पर्सन। कोई भी एक पर्टिकुलर चीज मैं नहीं बोलूंगा कि ये यही करना है आपको। अगर आप, जैसे मैंने बोला, इवन आई वाज कंफ्यूज थर्ड ईयर में कि मुझे क्या करना है, स्टार्टअप कंटिन्यू करना है, यूपीएससी प्रिपरेशन करना है, कि पोस्ट ग्रेजुएशन के लिए कुछ देखना है या जॉब देखना है। तो ये सबको कंफ्यूजन होते हैं, बट देन आपकी सिचुएशन, खुद की क्या सिचुएशन है, व्हाट आर योर गोल्स इन योर माइंड। अगर आप को फैमिली से कोई प्रेशर नहीं है, फाइनेंशियल प्रेशर नहीं है, एंड यू रियली वांट टू डू अभी, एंड यू आर मोटिवेटेड इनफ तैयारी स्टार्ट करने के लिए, यू शुड गो फॉर इट उसी टाइम पे। बट देन बहुत सारे सिचुएशन में, बहुत सारे केसेस में यू विल फेस पर्सनली कि आपको, आपकी सिचुएशन अलग अलग होगी, और आपको उस टाइम पे आपकी क्या जरूरत है, दैट विल डिपेंड ऑन अ लॉट ऑफ थिंग्स। तो वो चीज को ध्यान में रखिए। अगर आपको लग रहा है कि यू हैव टू सेव मनी एंड देन स्टार्ट प्रिपेयरिंग, क्योंकि इसमें ऑब्वियसली खर्चा होता है, टेस्ट सीरीज ज्वाइन करनी होती है आपको, अगर आप दिल्ली में रहना चाहते हो पढ़ने के लिए, तो वहाँ पे आपके रेंटल खर्चा होता है, फूड पे खर्चा होता है, ट्रांसपोर्ट पे खर्चा होता है। तो इफ पर्सनली यू फील कि यू हैव टू सेव मनी, और आपको खुद के पैसे जो आपने सेव किए हैं उसी से आपको तैयारी करनी है, देन यू शुड गो फॉर अ जॉब। मैं नहीं बोलूंगा कि आपको नहीं करना चाहिए, बट देन अगर कोई इस टाइप का प्रेशर नहीं है एंड यू कैन गो फॉर इट डायरेक्टली, तो आप डायरेक्टली जाइए, बिकॉज अल्टीमेटली आपको वही करना है। बट देन योर मोटिवेशन इज इम्पोर्टेंट। अब ऐसा नहीं है कि आप किसी के फैमिली के प्रेशर में, कि उन्होंने बोला कि यूपीएससी करना है तो आप तैयारी करने चले गए। खुद से जब मोटिवेटेड नहीं होंगे, खुद का जब तक मन नहीं होगा, तब तक पढ़ाई नहीं होगी ढंग से। तो आप खुद से, इफ यू आर मोटिवेटेड इनफ एंड यू थिंक कि आपको, यू हैव टू गो इनटू इट राइट अवे, देन यू शुड गो इनटू इट विदाउट टेकिंग अ लॉट ऑफ टेंशन। ऑफ कोर्स जब आपके साथ में रूममेट प्लेस हो रहा होगा या आपका दोस्त प्लेस हो रहा होगा, तो आपको फील होगा कि यार मेरे प्लेसमेंट नहीं लग रही है, या मेरे को अभी कुछ भी एक जॉब लेने में एटलीस्ट 1 साल तो आपका एग्जाम ही चला जाता है, प्रिपरेशन तो दूर की बात है, 1 साल तो एग्जाम ही चलता है। तो यू हैव टू बी रेडी फॉर दैट, अपना माइंड मेकअप करके कि ठीक है मुझे टाइम लगेगा, बट देन दिस इज व्हाट आई वांट। मुझे बाद में रिग्रेट नहीं होगा कि काश मैं तैयारी कर लेता। तो बहुत सारी चीजें हैं, बहुत सारी सिचुएशंस आएंगी, पर अभी से आप नहीं सोच सकते हो कि सबके लिए कुछ कॉमन होगा। एवरीवन हैज अ डिफरेंट सिचुएशन पर्सनली। तो उस पर डिपेंड करेगा कि यू हैव टू गो टू द प्रिपरेशन राइट अवे, और यू हैव टू वर्क फॉर अ फ्यू इयर्स, सेव मनी एंड देन लीव द जॉब एंड स्टार्ट प्रिपेयरिंग, और यू हैव टू वर्क फॉर अ फ्यू इयर्स एंड देन स्टार्ट प्रिपेयरिंग अलोंग विद द जॉब। तो जो भी ऑप्शन है वेरीज फ्रॉम पर्सन टू पर्सन, और किसी में भी कोई प्रॉब्लम नहीं है। तीनों केस में आप मतलब कुछ गलत नहीं कर रहे। यस सर, थैंक यू सर। और सर इसमें फर्स्ट ईयर के बहुत सारे स्टूडेंट सर ज्वाइन किए हैं, और उनका सर सारे का सेम क्वेरीज है सर, सारे स्टूडेंट का सेम टाइप का क्वेश्चन है। और सर लाइक सपोज अ कैंडिडेट एम्स फॉर यूपीएससी इन इनिशियल ईयर ऑफ ग्रेजुएशन, देन when should he start full-fledged preparation towards UPSC, and up till what he can be slowly working toward, like being one step ahead daily towards his goals? सर उसके लिए क्या करना चाहिए, अगर वो शुरू से ही फर्स्ट ईयर से ही अगर वो
चाहता है कि यूपीएससी का प्रिपरेशन स्टार्ट कर दें, उसके माइंड में कहीं ना कहीं है तो सर? यार जैसे मैंने बोला कि मेरे मन में भी था कि मुझे यूपीएससी करना है, बट फर्स्ट ईयर से ही पूरा पूरा सिर्फ यूपीएससी में ही लग जाना, दिस आई विल नॉट रिकमेंड पर्सनली। आपका एक्सपीरियंसेस डाइवर्सिफाई करना, अलग अलग एक्टिविटीज में पार्टिसिपेट करना, अपना और सारे अपॉर्चुनिटीज को अच्छे से यूज करना बहुत जरूरी है। आप एक आईआईटी में है, आईआईटी गिव्स यू अ लॉट ऑफ अपॉर्चुनिटीज, तो उन अपॉर्चुनिटीज को आपको ग्रैब करना है और अपना एक्सपीरियंसेस बढ़ाना है। उसमें आपका पर्सनैलिटी डेवलपमेंट भी होगा और आपको वो हेल्प करेगा, इन जनरल लाइफ में हेल्प करेगा ही, पर अगर आप सिर्फ एग्जाम का ही पॉइंट ऑफ व्यू से सोच रहे हैं तो इंटरव्यू स्टेज पे भी बहुत हेल्प करेगा। लाइक लेट्स टेक एन एग्जांपल कि मैंने साडा कैंपस अपने फ्रेंड्स के साथ मिलकर स्टार्ट किया, तो वो मेरे को दोनों, आई हैव गिवन 2 इंटरव्यू, सेकंड अटेम्प्ट में मेरा क्लियर हुआ था, दोनों बार इंटरव्यू दिया और दोनों इंटरव्यू में माय फर्स्ट क्वेश्चन वाज दिस ओनली कि ये आपको एंटरप्रेन्योरशिप में इंटरेस्ट था, आपने साडा कैंपस नाम का एक स्टार्टअप स्टार्ट किया, व्हाट वाज दिस? तो वो मेरा कंफर्ट जोन मिल गया मुझे। उस कंफर्ट जोन में मैंने अपना इंटरव्यू शुरू किया और उसी के अकॉर्डिंग उसी डायरेक्शन में वो चलता रहा और एक 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 सेंस ऑफ जो एनवायरनमेंट था पूरा इंटरव्यू का, वो मेरे को काम और कंपोज लगने लगा बिकॉज द फील्ड वाज समथिंग जो जिसमें आई वाज कॉन्फिडेंट। तो ये एक्सपीरियंसेस, ऑल दीज एक्सपीरियंसेस विल हेल्प यू। अब ठीक है, आपको यू वांट टू स्टार्ट प्रिपेयरिंग फर्स्ट ईयर में ही, यू विल फील कि यार जितना जल्दी प्रिपेयर करना शुरू कर दें उतना सही है, बट देन प्रिपरेशन इसका बहुत लंबा है। तो आपको अर्ली पीक नहीं करना है, आपका सैचुरेशन आ जाएगा नहीं तो एग्जाम के पहले ही कि बहुत हो गया। आपको पीक भी राइट टाइम पे करना है। तो आप अगर बहुत जल्दी पूरा फुल फ्लेजेड लग जाएंगे तो ऐसा भी हो सकता है कि एग्जाम के पहले ही आपको लगे कि यार अब हो गया, मतलब बहुत हो गया। तो वो नहीं होना चाहिए। आपको पीक जो आपका आएगा, आपकी प्रिपरेशन ट्रैजेक्टरी का, वो पीक आपका राइट टाइम पे भी आना बहुत जरूरी है। तो उसके लिए लेकिन ठीक है, आप यू कैन स्टार्ट रीडिंग न्यूज़पेपर्स, दिस अ गुड हैबिट, बट बहुत ज्यादा पूरा पूरा दिन बैठ के यूपीएससी के लिए ही पढ़ना, वो आई वुड नॉट रिकमेंड कि थर्ड ईयर के पहले वो स्टार्ट करना चाहिए। Okay, sir. Moving on to next question, सर, sir. सर हमें पूछना था, एक छोटा सा डाउट आता है कि हाउ इम्पोर्टेंट इज कोचिंग, मतलब दिल्ली जाना जरूरी है क्या? लाइक ओल्ड राजेंद्र नगर तो अभी काफी ज्यादा ही फेमस हो जा रहा है, तो दिल्ली जाना कितना जरूरी है, कोचिंग कितना जरूरी है? यार बिल्कुल जरूरी नहीं है दिल्ली जाना, आजकल तो वैसे भी ऑनलाइन का जमाना आ गया है। तो अभी तो जा कोचिंग भी अगर, नहीं सकते। अभी तो जा भी नहीं सकते, ऑफ कोर्स हम ही नहीं जा पा रहे हैं, हम लोगों का मसूरी ट्रेनिंग रुका हुआ है इस चक्कर में। हाँ। तो कोचिंग बिल्कुल भी दिल्ली जाना जरूरी नहीं है अगर आपको, लेकिन मैं दिल्ली गया था पढ़ने, मैंने कोचिंग ज्वाइन नहीं किया, पर फिर भी मैं दिल्ली में रह के पढ़ता था क्योंकि मेरे को ऐसा लगता था कि घर पे आई कैन नॉट स्टडी, क्योंकि घर पे बहुत सारे डिस्ट्रैक्शंस हो जाते हैं, किसी की शादी है, किसी की बर्थडे है, किसी का कुछ है। तो वो इस बस एक इस रीजन की वजह से मैं दिल्ली में था कि सीनियर्स भी हैं वहाँ पे, बैचमेट भी हैं, तैयारी कर रहे हैं, साथ में एनवायरनमेंट होगा, पढ़ लेंगे। बट स्पेशली कोचिंग के लिए मैं नहीं कहता, क्योंकि मैंने कोचिंग ज्वाइन की भी नहीं थी। टेस्ट सीरीज भी आजकल ऑनलाइन सारी मिल जाती है, यू कैन राइट दी आंसर, स्कैनर कॉपी अपलोड इट। जो मैं जब कॉलेज में था तब मैंने टेस्ट सीरीज ज्वाइन की थी मेंस की, तो मैं ऐसे ही करता था। तो बिल्कुल भी जरूरी नहीं है दिल्ली जाना। हाँ, इफ यू फील कि आपको ऑफलाइन जाके टेस्ट देना है, विच विल हेल्प यू, विच विल डू, ऑफ कोर्स मैं भी उसको बोलूंगा कि वो हेल्प करेगा, एक एनवायरनमेंट हो जाता है एग्जाम देने वाला वहां पे जाके ऑफलाइन टेस्ट लिखने में। तो फॉर दैट पर्पज यू कैन गो, या घर पे आपकी या कहीं पे पढ़ाई नहीं होती, फॉर दैट पर्पज यू कैन गो, बट देन बहुत कंपलसरी नहीं है दिल्ली जाना। मतलब यू कैन स्टडी कहीं पे भी, और आजकल इंटरनेट और सारे कनेक्टिविटी की वजह से कोई भी मटेरियल का कहीं पे भी इशू नहीं आता है, यू कैन गेट ऑल द मटेरियल्स एवरीवेयर। मतलब तो ओवरऑल इट्स नॉट कंपलसरी। इट डिपेंड्स ऑन अस हाँ, कि हम मतलब अगर डिस्ट्रैक्ट नहीं आपका हो रहे हैं मन, तो। आपके मन में है कि यार दिल्ली जाके ही होगा, आपका मन मतलब सेटिस्फाई नहीं हो रहा है कि आपको लग रहा है, तो आप चले जाओ दिल्ली, वहां जाके पढ़ाई करो। हो सकता है आपको थोड़े टाइम में, कई सारे लोगों को लगता है कि क्या ही हो रहा है यहाँ पे, घर पे ही पढ़ लेते हैं, तो लोग वापस भी आ जाते हैं दिल्ली। तो ओके सर। अगर मन अपना अपना कॉन्फिडेंस जहाँ पे भी आपको फील हो, हम्म। वहां वो आप करो, क्योंकि इस एग्जाम में कॉन्फिडेंस और पेशेंस बहुत ज्यादा जरूरी है। आपको आता हुआ क्वेश्चन भी आप अच्छे से नहीं लिख पाओगे अगर आप कॉन्फिडेंट नहीं हो एग्जाम में। मेरे साथ ही हुआ था सेकंड अटेम्प्ट में, जिसमें मेरा सिलेक्शन हुआ, मेरा ऐसे खराब हो गया क्योंकि मेरा स्टेट ऑफ माइंड सही नहीं था उस दिन, मुझे भी नहीं पता क्या हुआ, लेकिन मेरा बहुत ज्यादा ऐसे खराब हो गया। तो और वो ऐसे फर्स्ट डे होता है मेंस, तो वो जब खराब हुआ तो मुझे लगा एक साल और गया। लेकिन फिर सीनियर से बात किया, उन्होंने थोड़ा मोटिवेट किया और बाकी एग्जाम अच्छा हुआ, ऑप्शन बहुत अच्छा हो गया, तो फिर
निकल गया एग्जाम। लेकिन आपका अगर स्टेट ऑफ माइंड सही नहीं होगा तो एग्जाम में पेपर लिखते समय इशू आएगा। तो जहाँ पे भी स्टेट ऑफ माइंड सही रहे, ठंडा रहे, वहां पे रह के पढ़ाई करो। ओके सर। यस सर। सर सारे इंजीनियर्स को सर ये डाउट होता है कि हाउ कैन वी कवर मैक्सिमम यूपीएससी सिलेबस ड्यूरिंग इंजीनियरिंग। सर जैसे 2 घंटा भी निकाल कर अगर कर सकते हैं तो कौन सा सब्जेक्ट करना चाहिए सर? सब्जेक्ट यार सारे ही कर लो जितना कर पाओ। थर्ड ईयर से इफ यू विल स्टार्ट तो 2 साल में यू कैन डू एवरीथिंग। जो आपको बेसिक रीडिंग करना है वो 1 रीडिंग 2 रीडिंग सबका ही हो जाएगा 2 साल में, 1.5 साल में, तो इशू नहीं आएगा। तो ऑप्शनल बहुत ज्यादा जरूरी है, तो ऑप्शनल जितना जल्दी हो सके। करंट अफेयर्स जीएस वगैरह तो कुछ मंथ्स में ही हो जाता है। ऑप्शनल अगर आपका बहुत लेंदी है या बहुत ज्यादा टाइम टेकिंग है या कुछ समझने में बहुत टाइम लग रहा है तो उसमें टाइम लग सकता है। तो ऑप्शनल कर लो अच्छे से। एटलीस्ट प्रीलिम्स के पहले एटलीस्ट 85-90% ऑप्शनल तो हो ही जाना चाहिए, और पूरा हो जाए तो बेस्ट है। और बाकी यार आई थिंक थर्ड ईयर के मिड में शुरू करेगा कोई या थर्ड ईयर में शुरू करेगा तो 2 साल में 1.5 साल में पूरा हो जाएगा यार। इसमें मतलब मैक्सिमम वाला बात ही नहीं आता है। सर लास्ट क्वेश्चन फ्रॉम प्रिपरेशन फेज सर। सर आरएस टीवी जो होता है, राज्यसभा टीवी, सर वो बोलते हैं कि बहुत इम्पोर्टेंट होता है सर। तो सर उसके लिए टाइम मैनेज कैसे कैसे करें, और सर वो कितना इम्पोर्टेंट है और कहाँ सर हेल्प करेगा, और सर वो उसमें कौन सा एपिसोड देखना चाहिए, कौन सा शो देखना चाहिए? आरएस टीवी में यार बिग पिक्चर डिबेट्स जो आती हैं दैट आर रियली यस सर। इम्पोर्टेंट। और एक इंटरनेशनल रिलेशंस पे भी एक आता है, वर्ल्ड करके कोई एक शो है, मुझे याद नहीं आ रहा नाम एग्जैक्टली। तो ये 2 शोज मुझे लगता है काफी इंपॉर्टेंट हो जाते हैं। बट ये एक्चुअली आपको ओपिनियन बिल्डिंग में हेल्प करते हैं। मतलब एक डाइवर्स ओपिनियन मिलता है आपको अलग अलग। उसमें 4-5 पैनलिस्ट आते हैं, तो 4-5 पैनलिस्ट से आपके आप जो भी वो लोग अपना ओपिनियन बता रहे होते हैं, तो उसमें आप जो भी ओपिनियन आपको सही लगता है, आपको खुद को भी आपको लगता है कि दिस इज द ओपिनियन विच आई ऑल्सो सब्सक्राइब टू, तो वो आप वहां से पिक कर सकते हैं और वो आपको ओपिनियन बिल्डिंग में हेल्प करेगा, जो आपको इंटरव्यू में भी काम आएगा, मेंस में भी काम आएगा। तो वो डिबेट सारा सुन के आपका डोमेन वाइडन होता है थोड़ा थॉट प्रोसेस का, तो वो उसमें हेल्प करेगा। आंसर फॉर्मेशन में भी हेल्प करेगा। कुछ कुछ नई चीजें पता चलती हैं वहां से, तो वैलिडेशन भी हो जाएगा आपका आंसर राइटिंग। तो हेल्प करेगा। टाइम मैनेज उसके लिए मोस्टली तो आपको मिल जाता है। ये जो आप अपना डेली शेड्यूल बनाएंगे तो उसमें आप अलग अलग स्लॉट्स बनाइए। न्यूज़पेपर का एक स्लॉट बनाइए, जीएस का एक स्लॉट बनाइए, आंसर राइटिंग का एक स्लॉट बनाइए, अगर ऑप्शनल साथ में कर रहे हैं तो उसका स्लॉट बनाइए। तो उसमें एक आरएस टीवी का भी स्लॉट डाल दीजिए आप, 1.5 घंटे का या आधे घंटे का। वो आपका डिनर और लंच के साथ भी हो सकता है अगर आपको टाइम की कमी है। अगर आप एग्जाम के बहुत क्लोज है तो तब आपको टाइम की कमी है तो आप लंच करते करते डिनर करते करते भी देख सकते हैं। बट देन उसको स्लॉट करके रखिए अपने शेड्यूल में कि यार इस टाइम पे मुझे देखना है। और उसमें भी सारे वीडियो देखने के जरूरी नहीं है। सिलेबस के अकॉर्डिंग आप देखिए, जो टॉपिक इंपॉर्टेंट हो, जो करंट में चल रहा हो और आपको लग रहा है कि सिलेबस के पॉइंट ऑफ व्यू से इंपॉर्टेंट है, उसी को देखना। Okay, so as we know that syllabus for UPSC is like an ocean. So इसमें पूछना चाहूंगा सर कि रिवीजन और ये मेमोराइजिंग टेक्निक, व्हाट आर द सम ऑफ गुड रिवीजन एंड मेमोराइजिंग टेक्निक्स? रिवीजन एंड मेमोराइजिंग टेक्निक्स यार, नोट मेकिंग करते हैं बहुत सारे लोग। यू कैन मेक योर नोट्स, जो इंपॉर्टेंट चीज है उनका, और उन नोट्स को आप पढ़ते रहिए बार बार, उससे रिवीजन करते रहिए, उस नोट्स को कंडेंस करते रहिए। एग्जाम के पास आते आते वो इतने छोटे हो जाएंगे कि आपको सिर्फ कुछ पेजेस पढ़ के आपका सारा रिवाइज हो जाएगा। बट देन पर्सनली स्पीकिंग मैं बहुत ज्यादा नोट मेकिंग करता नहीं था, सिर्फ करंट अफेयर्स के ही नोट्स बनाता था मेंस पॉइंट ऑफ व्यू से। किताबों का जो रिवीजन होता है उसके लिए मैं हाईलाइट करता था किताबों में। और जब मैं पहली रीडिंग करता था तो सिर्फ पेंसिल से अंडरलाइन करता था, देन सेकंड रीडिंग में उसको पेन से करता था, फिर हाइलाइटर से करता था। तो वो कंडेंस ही हो रहा है बेसिकली, कम कम, क्योंकि आप जब पहली रीडिंग करते हो तो आपको सब इम्पोर्टेंट लगता है, तो आप पूरा किताब रंग दोगे। तो वो पूरा किताब इसलिए पेंसिल से अंडरलाइन करो फर्स्ट रीडिंग में कि आप, या सेकंड रीडिंग में, कि आपका अगर पूरा भी हो जा रहा है तो नेक्स्ट में आप जब हाइलाइटर यूज कर रहे हो या पेन यूज कर रहे हो तो आपका वो कम हो जाए, देन थर्ड रीडिंग में और कम हो जाए। तो अल्टीमेटली जब छोटा एक फॉर्म हो जाएगा तो आपका रिवीजन जल्दी हो जाएगा और आपको चीजें याद रहेंगी। लेकिन मल्टीपल रीडिंग्स और मल्टीपल रिविजन्स के अलावा कोई और दूसरा ऑप्शन नहीं है मेमोराइज करने का, क्योंकि इतनी सारी चीजें आप एक बार में याद नहीं रखते। कॉलेज का जो एग्जाम होते हैं उसमें तो हम एक बार में एक रात पहले रट के चले जाते हैं, लेकिन यूपीएससी में आप वो नहीं कर सकते। So moving on to very important questions, which is
हाउ टू प्रिपेयर फॉर द इंटरव्यू राउंड इन यूपीएससी ऑल्सो, मतलब आप अपना कुछ एक्सपीरियंस शेयर करें अपने इंटरव्यू टाइम का तो ज्यादा अच्छा रहेगा सर। इंटरव्यू यार, जैसे मैंने बोला कि इंटरव्यू का प्रिपरेशन आपका बहुत पहले से ही शुरू हो जाता है। अननोइंगली आप बचपन से ही इंटरव्यू के लिए तैयारी कर रहे हो, क्योंकि आपका जो पर्सनालिटी डेवलप हो रहा है वो आप विद इन मंथ्स चेंज नहीं कर सकते। तो आपका ओरिजिनल पर्सनालिटी, आपका जो ओरिजिनलिटी है वो सेम ही रहेगा। तो आपका इंटरव्यू का जो इंटरव्यू का नाम भी इंटरव्यू नहीं है, इंटरव्यू का नाम है पर्सनालिटी टेस्ट। तो आपका जो पर्सनालिटी है वो आपका हमेशा से ही डेवलप हो रहा है। तो आप कॉलेज में, मैंने जैसे बोला कि आप कॉलेज के टाइम पे फर्स्ट ईयर सेकेंड ईयर में ही बहुत ज्यादा जितना एक्सपीरियंस हो सकता है डाइवर्सिफाई करिए, आपने जितना अपॉर्चुनिटीज मिल रहा है उसको ग्रैब करिए, तो उससे आपका पर्सनालिटी डेवलपमेंट होगा। तो इंटरव्यू में वो आपको हेल्प करेगा। जैसे आई वाज टेलिंग माय एक्सपीरियंस ऑफ क्वेश्चंस रिलेटेड टू साडा कैंपस, तो वो उसने मुझे हेल्प किया कि यार साडा, मैं फर्स्ट ईयर में मॉरिशस भी गया था आईसेक से, तो वो भी मैंने अपने उसमें लिखा हुआ था फॉर्म में। तो वो भी मुझसे कि आपने क्या किया वहां पे। तो ये सारी चीजों में आप उनको जब इतनी सारी चीजें मिलती हैं आपके डीएएफ में, तो वो वहां से पिक करते हैं और वहां से क्वेश्चन पूछते हैं मोस्टली। हो सकता है कुछ भी और भी कुछ पूछ सकते हैं, मैं नहीं बोलूंगा वही पूछते हैं, बट मोस्टली वहां से पूछते हैं कई बार। तो आप अपना कंफर्ट जोन में रहते हो, तो वहां से आप अपना आंसर करना शुरू करते हो और फिर आपका इंटरव्यू उस डायरेक्शन में जाता है जिस डायरेक्शन में आप कंफर्टेबल हो। मोस्टली उस डायरेक्शन में जाता है अगर आपका एक्सपीरियंस डाइवर्सिफाइड है और आपने वो मेंशन किया हुआ है अपने फॉर्म में। लेकिन फिर यही बोलूंगा, मेन इज कॉन्फिडेंस रखना और अपना मॉक इंटरव्यूज होते हैं वो आपको हेल्प करते हैं कि आपका प्रैक्टिस करने में और ये करने में, बट देन योर ओरिजिनलिटी स्टेज। आपको कोई कितना भी फीडबैक दे दे, आपका जो बेस फाउंडेशन है वो सेम ही रहेगा। तो आप उसी में कॉन्फिडेंस रखिए कि आप कॉन्फिडेंटली जाएं अंदर, वहां पे आप जाके इंटरेक्शन करें, उसको वाइवा की तरह ना लें बल्कि एक इंटरेक्शन की तरह लें कि सीनियर से एक हेल्दी इंटरेक्शन होने वाला है। और वो इंटरेक्शन करके जो भी आपको आता है वो आप बता दो, जो नहीं आता है उसमें पोलाइटली सॉरी बोल के निकल लो, बट कॉन्फिडेंस लूज नहीं करना। सर इसमें एक और पार्ट आता है, ये आता है कि इंटरव्यू में काफी ज्यादा ट्रिकी क्वेश्चंस पूछ लेते हैं, तो उनके लिए अपने आप को प्रायर बेसिस पे कैसे तैयार रखें। जैसे मैंने कुछ क्वेश्चंस सुने थे कि पूछ लिया गया कि विच इज द मोस्ट ब्यूटीफुल अल्फाबेट, या फिर पूछ लिया कि व्हाट इज द इम्पोर्टेंस ऑफ जीरो इन योर लाइफ। तो इस टाइप के जो ट्रिकी क्वेश्चंस आ जाते हैं, इनके लिए अपने आप को कैसे प्रिपेयर रखना चाहिए कि फटाक से सोच के आंसर दे दें। सॉरी, आप बीच में आवाज चला गया था, फिर से हेलो, कैन यू प्लीज रिपीट द क्वेश्चन? am I audible now, sir? हाँ, या So I was asking कि there is one big part that is interview has tricky questions. We all have heard that IAS के इंटरव्यू में काफी ज्यादा ट्रिकी क्वेश्चंस आते हैं, तो उनके लिए अपने आप को प्रायर बेसिस पे कैसे रेडी रखें। लाइक आई हैव हर्ड फ्यू क्वेश्चंस की विच इज द मोस्ट ब्यूटीफुल अल्फाबेट, और या फिर जीरो का क्या इंपॉर्टेंस है आपके लाइफ में। तो इन सब क्वेश्चंस का ट्रिकी क्वेश्चन फटाक से आंसर कैसे करें। यार पहली बात तो फटाक से आंसर करने का कोई नीड नहीं है मतलब इंटरव्यू में। आप हम अपना बीरबल तो नहीं है। हाँ वही, आपको फटाक से आंसर करना भी नहीं है बहुत ज्यादा, अपना नॉर्मल आप टाइम लीजिए, कम अपना सोचिए क्या आंसर है। इन इस टाइप का जो क्वेश्चन, द क्वेश्चंस व्हिच यू मेंशन, इन क्वेश्चन का कोई एक पर्टिकुलर करेक्ट आंसर नहीं है, ठीक है। उसमें एवरीवन विल हैव डिफरेंट आंसर्स, बस आपको जस्टिफाई करना है वो आंसर और कॉन्फिडेंटली बोलना है कि आपने क्यों बोला जो बोला। तो वो चीजें, उसके लिए आपको बहुत ज्यादा, जो मैं बोल रहा हूँ आपको, जो बेसिक आपका पर्सनालिटी डेवलपमेंट है वो ही आपको हर जगह हेल्प करेगा। कैसा भी क्वेश्चन आ जाए, आप उसका कुछ भी आंसर दें, अगर आप कॉन्फिडेंटली दे रहे हैं और अपने आप को जस्टिफाई कर पा रहे हैं अपने आर्ग्यूमेंट को, तो देयर विल नॉट बी एन इशू। और बहुत ज्यादा जल्दी या बहुत ज्यादा फटाफट आंसर देने की भी जरूरत नहीं है। आराम से कामली अपनी पेस पे आंसर दीजिए। कोई उन लोग ये नहीं बोलेंगे कि जल्दी दो, आप क्यों इतना टाइम लगा रहे हो। आप जैसे नॉर्मल इंटरेक्शन करते हैं, जैसे हमारा अभी इंटरेक्शन चल रहा है और आस्किंग मी क्वेश्चंस, आई एम आंसरिंग यू, तो आप जैसे जो भी आपको अपना पेस सही लग रहा है उस पेस पे आप पूछ रहे हैं, मुझे जो पेस सही लग रहा है मैं उस पेस पे आंसर दे रहा हूँ। तो ऐसे ही नॉर्मल इंटरेक्शन उसको कंसिडर करना है और कॉन्फिडेंट रहना है। कॉन्फिडेंट आप रहोगे, काम रहोगे, तो कैसा भी क्वेश्चन आएगा यू विल गेट इट। एंड सर इनका नंबर क्या होता है, लाइक इट इज ओवर हाइप्ड कि ऐसे ही क्वेश्चंस मोस्टली भरे रहते हैं, या फिर ऐसे एक या दो आ जाते हैं, या फिर आते ही नहीं है। बेसिकली आपको जो ज्यादा फेमस हो जाते हैं वो क्वेश्चन, वो ही मार्केट में आते हैं बाहर, पर इनका बहुत ज्यादा नंबर नहीं होता है। बेसिकली वो आपसे एक 10 पेज का फॉर्म भरवाते हैं इंटरव्यू के पहले। वो फॉर्म में ही आपके पूरा प्रोफाइल लिखा होता है कि आपने अभी तक क्या किया है अपने लाइफ में।
आपका ग्रेजुएशन का डिसिप्लिन क्या है, पोस्ट ग्रेजुएशन किया है तो उसका डिसिप्लिन क्या है, और आपने जॉब किया है तो वो किस में किया है, आपका ऑप्शनल क्या था, आपका हॉबीज क्या है, ये सारा चीजें आपका फॉर्म में होता है। तो और करंट अफेयर्स तो होता ही है साथ में, तो आपका इंटरव्यू मोस्टली इन सब चीजों के अराउंड रहता है। ट्रिकी क्वेश्चंस एक आध किसी से रेयरली पूछ लिया, मैंने 2 इंटरव्यू दिए हैं, मुझसे एक बार भी ऐसा क्वेश्चन नहीं पूछा गया। तो यू कैन टेक दिस ओनली एज अ सैंपल स्पेस कि कितना होता होगा। लेकिन अगर हो भी जाता है तो यू शुड फील योरसेल्फ लकी कि ये जो रेयरली क्वेश्चन पूछते हैं वो आपसे पूछे गए हैं, तो यू शुड आंसर दैट लाइक जो भी आपके मन में है, यू शुड आंसर दैट कॉन्फिडेंट, और वो उसी टाइम वहीं पे मन में आएगा। मतलब उसके लिए बहुत ज्यादा प्रिपेयर नहीं कर सकते। पहले से सोच के प्रिपेयर, मतलब जनरल प्रिपरेशन है आपका पर्सनालिटी का, बट एक पर्टिकुलर क्वेश्चन तो आपको मालूम नहीं है कि क्या आएगा, तो आप उसके लिए कैसे प्रिपेयर कर सकते हैं? अपना प्रोफाइल पूरा प्रिपेयर करके जाइए, अपना डीएफ जो है उसको अच्छे से पढ़ के जाइए, करंट अफेयर्स अच्छे से पढ़ के जाइए, बाकी जो होगा वहां पे देखिएगा। Okay, sir. If we continue to our preparation phase, means there are a lot of periods non-ending, but because of the time limit issue, we have to move to our next section. Next section we have kept is for optional. So इसमें first question आता है कि a great point of confusion is choosing optional. हमारे काफी ज्यादा ऑडियंस इसमें कंफ्यूज्ड ऑप्शनल चूज करने में, तो इसके कुछ की फैक्टर्स बताइए जो कि माइंड में रखना चाहिए बिफोर चूजिंग एन ऑप्शनल। और ये काफी इम्पोर्टेंट। The most important factor for choosing an optional is your interest, कि आपको किस चीज कौन से सब्जेक्ट में इंटरेस्ट है, क्योंकि दैट ऑप्शनल सब्जेक्ट यू हैव टू स्टडी फॉर लॉन्ग आवर्स। तो आपका मन नहीं उठ जाना चाहिए कि यार ये क्या पढ़ रहा हूँ। अगर आप इफ यू विल टेक एन ऑप्शनल बिकॉज ऑफ सम अदर फैक्टर्स कि छोटा है या कॉमन है या लोगों ने अच्छा स्कोर किया है या पिछले साल के टॉपर का ये ऑप्शन था, तो एंड यू आर नॉट इंटरेस्टेड इन दैट, तो आप बोर हो जाओगे उस ऑप्शनल से, आपका मन नहीं होगा पढ़ने का, सैचुरेट हो जाओगे एक पॉइंट पे आके। यू डोंट हैव टू गेट सैचुरेटेड, और आपको लंबे समय तक पढ़ना है, तो आपका इंटरेस्ट इज वेरी इंपॉर्टेंट। इसके बाद अगर आपको इंटरेस्ट के 3-4 सब्जेक्ट की लिस्ट बन जाती है, आप शॉर्ट लिस्ट करते हो कि यार मेरे को ये तीनों चारों सब्जेक्ट ठीक इक्वली इंटरेस्टेड हूँ मैं इसमें, देन यू कैन सेकेंडरी फैक्टर्स पे आप जा सकते हो कि प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस कैसे आए हैं, सिलेबस कैसा है, स्कोरिंग जनरली कैसी हो रही है, या पिछले कुछ सालों में कैसी स्कोरिंग हुई है उसमें। तो ये सारा चीजें सेकेंडरी फैक्टर्स होते हैं, या फिर सिलेबस कितना बड़ा है, मेरे पास टाइम कितना है, उसमें मैं क्या पढ़ पाऊंगा। ये ऑल दीज आर सेकेंडरी फैक्टर्स, द मोस्ट इंपॉर्टेंट एंड द प्राइमरी फैक्टर शुड बी योर इंटरेस्ट ओनली। ओके सर। और सर इसमें ये बात भी सही है क्या कि कुछ ज्यादा स्कोरिंग है कुछ कम है, इसमें कितनी सच्चाई है कि ये ऑप्शनल जो स्कोरिंग है, ये ऑप्शनल जो स्कोरिंग यार नहीं है, ऐसा कुछ होता है? एब्सोल्यूट टर्म्स में ऐसा कुछ भी नहीं है, बट रिलेटिव टर्म्स में जैसे आप पिछले कुछ सालों का देखो या लास्ट 2 इयर्स का, लास्ट ईयर्स का देखो, जब आप तैयारी कर रहे हो उस टाइम पे, तो आपको हो सकता है एक पैटर्न दिखे कि यार जनरली इस सब्जेक्ट में कम मार्क्स आ रहे हैं, लेकिन ऐसा जरूरी नहीं है कि उसमें हमेशा ही कम आएंगे। तो अगर आपका इंटरेस्ट बहुत ज्यादा है, इंटरेस्ट आपका किसी सब्जेक्ट में, एंड यू फील कि आप अच्छे से उसको तैयारी कर लोगे और विल नॉट फेस एन इशू, और आपको कोई समझने में कोई प्रॉब्लम नहीं आएगा, या उसका प्रीवियस ईयर क्वेश्चन देख के आपको ऐसा फील नहीं हो रहा है कि यार ये तो क्वेश्चन पढ़ने के बाद भी लग रहा है मैं नहीं कर पाऊंगा, तो वो सारी चीजें अगर नहीं है तो यू कैन गो फॉर एन ऑप्शनल। ऐसा नहीं है कि कोई एक पर्टिकुलर ऑप्शनल में ज्यादा नंबर आता है या किसी में कम आता है। हाँ, लेकिन एक चीज है, इनपुट आउटपुट रेशो सबका अलग अलग होता है। मतलब अगर आप मतलब कितना आप कॉन्फिडेंट रह सकते हो पर्टिकुलर सब्जेक्ट के आउटपुट को लेके, दैट कैन वेरी। जैसे आप टेक्निकल सब्जेक्ट की बात करें, मैथ्स की बात करें, फिजिक्स केमिस्ट्री, जो हमारे टेक्निकल सारे सब्जेक्ट्स हैं, उसमें यू कैन थोड़ा सा आप ये श्योर हो सकते हो कि अगर आप ज्यादा मेहनत करोगे तो ज्यादा आपको आउटपुट मिलेगा, ये रिलेशन उसमें थोड़ा बेटर है। जो ह्यूमैनिटीज के सब्जेक्ट है उसमें जरूरी नहीं है कि ये रिलेशन बेटर हो, क्योंकि उसमें सब्जेक्टिव आंसर्स होते हैं, इसमें आपको न्यूमेरिकल्स करने होते हैं, उसका जो आंसर्स फिक्स होते हैं, आपने अगर सही किया है तो सही किया है। लेकिन ह्यूमैनिटीज के सब्जेक्ट में, हिस्ट्री में कुछ एक सही आंसर नहीं है, उसमें तो जो आपका सामने वाला जो कॉपी चेक कर रहा है उसको हो सकता है कुछ एक पॉइंट लग रहा हो कि यार ये भी होना चाहिए था इसमें, इस आंसर में ये पॉइंट तो इसने लिखा नहीं है, वो उसके हिसाब से इंपॉर्टेंट पॉइंट था, आपको लगा कि नहीं यार मैंने तो जो लिखा है वो ठीक है। तो वो एक डिफरेंस ऑफ ओपिनियन हो सकता है। बट मैथ्स में अगर आप बात करो तो मैथ्स में अगर आंसर 2π/3 है तो 2π/3 है, तो उसमें आप कुछ और नहीं कर सकते हो। फिर उसमें आपका स्टेप्स कैसा है वो मैटर करता है, दैट इज अ डिफरेंट थिंग। बट देन आप यू कैन बी श्योर ऑफ दैट कि यार आपने सही किया तो आपको मार्क्स मिलेगा। पर ह्यूमैनिटीज में आप थोड़ा कम होते हो, लेकिन अगेन इंटरेस्ट है तो यू कैन स्कोर इन दैट आल्सो, उसमें कोई ये नहीं है। सर तो आपने की फैक्टर जो बताया है वो बोला कि इंटरेस्ट पे डिपेंडेंट है, तो इसमें ही हमारे पास एक इंटरेस्टिंग क्वेश्चन काफी आया था कि व्हाट टू चूज फॉर एन ऑप्शनल इफ
ऐसा कोई इंटरेस्ट है नहीं स्पेसिफिक और कुछ प्रायोरिटी भी नहीं है, ये एक ऐसा क्वेश्चन आया था, पता नहीं कितना रिलेवेंट है कि नहीं, तो इस पे आप क्या कहेंगे सर? यार पहली बात तो आप जब जीएस पढ़ रहे होते हो तो आपको कहीं ना किसी सब्जेक्ट में तो इंटरेस्ट आता ही है। हिस्ट्री, ज्योग्राफी, पॉलिटी, इकोनॉमी, आप जब ये सारी चीजें पढ़ रहे होते हो तो आपको किसी ना किसी एक सब्जेक्ट में ज्यादा इंटरेस्ट आता है कंपेयर टू अदर्स। तो वो इंटरेस्ट आपका डेवलप होता है। अगेन स्टिल अगर ये इतना यूनिक क्वेश्चन है कि किसी में भी इंटरेस्ट है ही नहीं, देन यू कैन गो फॉर सेकेंडरी फैक्टर्स जो मैंने बोला, कि कितना बड़ा सिलेबस है, कितना प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस में हाउ कंफर्टेबल यू फील योरसेल्फ, उसको जस्ट एक लुक देने के बाद, और सिलेबस कैसा है, और वो सिलेबस पढ़ के ही आपको कैसा लग रहा है, फीलिंग कैसा आ रहा है कि आप कर लोगे कि नहीं कर लोगे, ऑल दीज आर सेकेंडरी फैक्टर्स। ये सारे फैक्टर्स में आप जा सकते हो। बट अगेन आई विल से कि ऐसा बहुत रेयर केस होगा कि किसी भी सब्जेक्ट में इंटरेस्ट नहीं है किसी को। मतलब अगर किसी भी सब्जेक्ट में इंटरेस्ट नहीं है तो फिर ये पूरी प्रिपरेशन में ही इंटरेस्ट नहीं रहेगा। अच्छा सर, इसमें एक क्वेश्चन लास्ट पर ऑप्शनल, हमारे पास टाइम का थोड़ा कमी है इसलिए ऑप्शनल में लास्ट क्वेश्चन रख रहे हैं कि इंजीनियरिंग से क्या क्या, इंजीनियरिंग बैकग्राउंड है तो हमारे लिए क्या ऑप्शनल सुटेबल है? इज मैथमेटिक्स अ गुड ऑप्शन इफ आई हैव अ ग्रास्प ऑफ सब्जेक्ट अप टू बैचलर्स लेवल? मतलब यस, इट इज अ गुड ऑप्शन अगर आपको ग्रास्प है सब्जेक्ट का, इफ यू आर इंटरेस्टेड इन दैट। अगर मैं अपनी पर्सनली बात करूँ तो मैंने शुरू में इकोनॉमिक्स लिया था। जैसे मैंने बोला कि मुझे इकोनॉमिक्स में इंटरेस्ट था, तो मैं जब थर्ड ईयर में पढ़ाई शुरू किया था और थर्ड ईयर के एंड में, फाइनल ईयर की स्टार्टिंग में जब मैं ऑप्शनल शुरू कर रहा था, तो मैंने इकोनॉमिक्स शुरू किया था। 6 महीने मैंने उसमें दिया, लेकिन फिर मुझे ये फील हुआ कि इकोनॉमिक्स में मुझे इंटरेस्ट है, मैथ्स में भी, लेकिन मैथ्स मैंने देखा ही नहीं था पहले। पर जब मैंने मैथ्स देखा तो मुझे मैथ्स में ज्यादा इंटरेस्ट आया। देन आई कंपेयर द सेकेंडरी फैक्टर कि यार खुद से पढ़ना था मुझे इकोनॉमिक्स में। हम लोगों का बैकग्राउंड, वी डोंट हैव एन इकोनॉमिक्स बैकग्राउंड इंजीनियर्स में, लेकिन मैथ्स हमने कहीं ना कहीं सेकेंड ईयर तक तो पढ़ा ही होता है, तो काफी सारे टॉपिक्स सिमिलर होते हैं, काफी सारे टॉपिक्स आपको सेम मिलते हैं यूपीएससी के सिलेबस में। तो वो सारे फैक्टर्स देखते हुए मैंने ऑप्शन चेंज किया। तो मैथ्स इज अ गुड गुड ऑप्शन, अगर आपको इंटरेस्ट है तो यू शुड गो फॉर इट। और लेकिन हाँ, मैथ्स इज टाइम टेकिंग थोड़ा सा, बिकॉज इट हैज अ लेंथी सिलेबस, और आपको सारे पेन पेपर प्रैक्टिस करना होता है। उसमें बैठ के पढ़ने से कुछ नहीं होता। जैसे बाकी ऑप्शन में आप यू कैन रीड थिंग्स, बट मैथ्स और टेक्निकल जो सब्जेक्ट्स हैं, फिजिक्स, इसमें न्यूमेरिकल सॉल्व करने होते हैं, उसमें आपको पेन पेपर लेके बैठ के सॉल्व करके आंसर निकाल के मैच करना है। उसके बाद ही यू कैन बी श्योर कि आपको टॉपिक आता है। तो उसमें टाइम लगता है। तो ये सारे फैक्टर्स भी हैं। तो लेकिन अगर आपको इंटरेस्ट है एंड यू फील कि हैव अ गुड ग्रास्प ओवर द सब्जेक्ट, यू शुड गो फॉर इट। और इंजीनियरिंग में यार लॉट ऑफ इंजीनियरिंग सब्जेक्ट्स आर आल्सो अवेलेबल। जैसे मैकेनिकल, इलेक्ट्रिकल, जो कोर ब्रांचेस हैं वो सारे ऑप्शनल, एज एन ऑप्शनल सब्जेक्ट भी अवेलेबल हैं यूपीएससी में। तो यू कैन गो फॉर दैट एज वेल। ओके सर, सर वी वुड लाइक टू नो कि भी आप कितना टाइम दे सकते हैं सो दैट वी प्लान फर्दर, like 20-25 minutes, is it possible? आई थिंक 10 minutes, 10 minutes more. Okay, so only 10 minutes, so okay, then Actually, we'll I have an engagement after 5:30, so I have some work. okay sir, then I think we will wrap with our questions and we'll start with the Q&A questions. हाँ. So anyone with the doubts can raise your hand and our host will unmute you. Okay, sir. So we'll move to our final part of the session, that will be the Q&A session. And sir, I had a doubt, like many students from the engineering background, right? तो बहुत सारे लोग ऐसे होते हैं, मतलब इनको ये नहीं होता कि जॉब छोड़ दें, उनमें एक बहुत ज्यादा अनसर्टेनिटी होती है। तो जॉब जैसे हमने फाइनल ईयर के बाद ले लिया, जॉब करते के साथ अगर प्रिपरेशन करना फिजिबल हो सकता है क्या? हाँ, ऑफ कोर्स इट इज फीजिबल आपको, लेकिन टाइम, जैसे मैंने बताया पहले भी, आपको टाइम मैनेज करना पड़ेगा। शेड्यूल आपको इस तरीके से बनाना पड़ेगा कि आप अपना जॉब का टाइम भी उसमें स्लॉट इन कर लें कि यार ये टाइम मेरा 9 से 5 का, या 10 से 5 का, या 4 बजे तक का, या कितना भी टाइम मेरा जॉब में जाता है। तो आप अपना शेड्यूल उसके अकॉर्डिंग बनाइए कि आप सुबह एक स्लॉट निकाल लीजिए, उसमें न्यूज़पेपर पढ़ लीजिए, या फिर उसके बाद शाम में आप बाकी 2-3 स्लॉट बना लीजिए, जीएस पढ़ लीजिए। वीकेंड को आप मैक्सिमाइज करिए अपना यूटिलाइजेशन। तो आपको अपना शेड्यूल उस तरीके से बनाना पड़ेगा कि आप अपना टाइम को ऑप्टिमाइज कर पाए। उसमें फिर थोड़ा सा मेहनत ज्यादा होगा क्योंकि जॉब के साथ आपको प्रिपेयर करना है। और आप उसमें फिर जॉब करते करते भी कई कई सारा टाइम आपको ऑफिस में भी मिल जाएगा, हो सकता है किसी दिन, तो वहां पे भी आप अपना जो भी आप कवर कर सकते हैं, आरएसटीवी देखना है तो वहां पे देख लिया, या न्यूज़पेपर पढ़ना है तो दिन भर में थोड़ा थोड़ा करके एक एक आर्टिकल पढ़ के पूरे जॉब टाइम में न्यूज़पेपर पढ़ लिया, ताकि सुबह वाला स्लॉट में कुछ और कर ले। तो देन आपको शेड्यूल उसके अकॉर्डिंग बनाना पड़ेगा
कि आप जॉब को कैसे इंटरमिक्स करके पढ़ सकते हैं कि आपका ऑप्टिमाइज्ड रहे आपका इनपुट. So if anybody wants to ask any question, they can raise their hands. Hello. Yes, please. Hi, sir. My question was, sir, like you have mentioned your optional subject that is mathematics, which is related with other general studies papers in no way. So I would like to know how to manage the time when optional are chosen. Those may be high scoring in nature, and like you said about high output, but requires more time. If you're trying, like, you can manage that. As I said, scheduling becomes really important in all the things in UPSC preparation. So you have to schedule according to that. कि आप, like, if you are planning to study optional, so you can divide your day in two halves. In one half you'll study your optional subject, in the other half you'll study GS or for essay or for anything else for which you have planned in your schedule. So you whatever you schedule, you should follow that, and you should believe that हो सकता है you will take slightly more time क्योंकि maths optional is a slightly lengthy optional, but then that varies from person to person. Like for me, I it didn't take a lot of time maths को cover करने में जितना generally लोगों को लगता है, but then everything boils down to what kind of schedule you are making for yourselves. So you should make the slots in the whole day of your preparation. एक particular day की अगर हम बात करें तो you should divide your day in the slots जिसमें you should cover all the things जो आपको उस दिन cover करनी है. न्यूज़पेपर के लिए you should have a dedicated slot, optional के you should have a dedicated slot, and then अगर आपका, so as I said कि मैथ्स में you can expect more output, ठीक है. So then you can rely more on maths. Like थोड़ा सा अगर जीएस का, अगर इफ यू सी द ओवरऑल पैटर्न, तो जीएस में देयर इज नॉट मच ऑफ अ डिफरेंस, मोर और लेस. जितना लोग सिलेक्ट होते हैं, जितने लोग टॉप 100 में, यू कैन सी कि ज्यादातर लोगों का मोस्टली जीएस में मोर और लेस सिमिलर मार्क्स होता है, एक पर्टिकुलर रेंज के अंदर मार्क्स होता है. कुछ रेयर केसेस होते हैं जो लोग जीएस में एक्सेप्शनली अच्छा करते हैं, बट देन द थिंग दैट व्हिच क्रिएट्स अ डिफरेंस इज ऑप्शनल, योर एसे एंड योर एथिक्स. तो ऑप्शनल बहुत इंपॉर्टेंट फैक्टर है. अब जैसे इफ आई टॉक अबाउट माई सेल्फ, तो मेरा मैथ्स में आई गॉट 336 which is a good enough score for an optional subject. तो मेरा GS में it was very average marks, but it was because of optional only that I got a decent rank. So you can rely more on that. Again, in that case, you can rely more on your optional, and you अगर आपका थोड़ा GS इधर उधर बहुत ज्यादा आप उसमें नहीं भी दे पा रहे टाइम, तो it will not be an issue. सर मतलब सर कॉन्सेप्ट क्लैरिटी तो है, बट आंसर राइटिंग का थोड़ा बहुत दिक्कत होता है क्योंकि ज्यादातर जेई के बच्चे थोड़ा ऑब्जेक्टिव नेचर के होते हैं, मतलब ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस ज्यादा किए होते हैं. तो आंसर राइटिंग के लिए थोड़ा क्वेश्चन मतलब कोचिंग वगैरह ज्वाइन करना है, जैसे आईएमएस वगैरह है, या अपने से भी करने से हो जाता है? यार मैथ्स में तो आपने मैथ्स ले लिया है क्या? लाइक यू स्टार्टेड स्टडीइंग यस मैथ्स? सर, यस सर. तो यार मैथ्स में आंसर राइटिंग तो बहुत ज्यादा कुछ है ही नहीं. आपको बस सॉल्व करना है क्वेश्चन स्टेप बाय स्टेप. आपने कौन सा फॉर्मूला यूज किया, कौन सी थ्योरम यूज की, बस वो मेंशन करना है कि एज पर दिस फॉर्मूला या एज पर दिस थ्योरम आप ये कर रहे हो. आप स्टेप बाय स्टेप सॉल्व करके आंसर ले आओ. मैथ्स में आंसर मैच होना बहुत जरूरी है. आपको अगर आंसर सही आ गया है और तो आपको अच्छा मार्क्स आ जाएगा. लेकिन आपने सारी स्टेप्स लिखी हैं और एक माइनस का या एक प्लस का भी गलती है सेकंड लास्ट स्टेप में ही, और आंसर मैच नहीं कर रहा है, तो हैवी पेनल्टी होगा. ये मैंने ऑब्जर्व किया. तो आंसर मैच करना जरूरी है, और उसमें आंसर राइटिंग तो मैथ्स में कुछ ऐसा सच होता ही नहीं है. जस्ट हम जो सॉल्व कर रहे होते हैं उसको हमें, हाँ, आईआईटी जेईई के लिए जब हम पढ़ रहे होते हैं तो हमको बस ऑब्जेक्टिव आ रहा होता है, तो हमें सिर्फ आंसर निकालना होता है बस इसमें. लेकिन आपको अच्छे से लिखना है कि आपने स्टेप बाय स्टेप सारी स्टेप आपको लिखना है. उसमें आप एक आध छोटा मोटा स्टेप स्किप भी कर दोगे तो बड़ा इश्यू नहीं है अगर आपका आंसर मैच कर रहा है. ओके सर, थैंक यू. So there is a question from our audience कि जैसे हम आंसर राइटिंग करते हैं, तो हाउ टू कीप आवर पॉलिटिकल इंक्लिनेशन अवे फ्रॉम दैट आंसर? यार पॉलिटिकल इंक्लिनेशन इन जनरली ही दूर कर लो तो अच्छा है. मतलब फिर ज्यादा मेहनत नहीं करना पड़ेगा आंसर लिखने में, क्योंकि इवन आफ्टर यू जॉइन द सर्विस, पॉलिटिकल न्यूट्रलिटी इज वन वेरी इंपॉर्टेंट पार्ट ऑफ द कंडक्ट रूल्स ऑफ द सर्विस. तो ऑफ कोर्स आपका ओपिनियंस होंगे, लेकिन इफ यू आर राइटिंग दैट ओपिनियन तो आप अपना ओपिनियन को जस्टिफाई करिए.
पॉलिटिकल वैसे भी कुछ लिख नहीं रहे होते हैं, वी आर जस्ट राइटिंग अबाउट द गवर्नमेंट स्कीम्स, तो उसमें कोई पर्टिकुलर पॉलिटिकल पार्टी का मेंशन या ये सब तो आंसर में वैसे भी होता ही नहीं है, तो आई डोंट थिंक देयर इज एन इशू। और आप इन जनरली भी अपना आंसर बैलेंस्ड रखिए। आप यू ऑल माइट हैव स्टडीड अबाउट द मिडिल पाथ, बुद्धास मिडिल पाथ, तो मिडिल पाथ बहुत जरूरी है। क्रिटिकली एनालिसिस वाले क्वेश्चन आते हैं, क्रिटिकली एनालाइज वाले, तो उसमें आप थोड़ा क्रिटिकल पॉइंट्स थोड़ा ज्यादा लिखते हैं। 60% आपके पॉइंट्स जो होते हैं वो क्रिटिकल टू द स्टेटमेंट होते हैं, 40% पॉइंट्स जो होते हैं वो आपके फॉर द स्टेटमेंट होते हैं, लेकिन कंक्लूजन में यू राइट योर ओपिनियन एंड यू जस्टिफाई दैट, तो उसमें बहुत ज्यादा टेंशन लेने का जरूरत नहीं है। और पॉलिटिकल टिल्ट आई डोंट थिंक आपको इशू आएगा, बिकॉज पॉलिटिकल आंसर कोई होता ही नहीं है, यू आर जस्ट राइटिंग योर ओपिनियन मोस्टली ऑन गवर्नमेंट स्कीम्स एंड पॉलिसीज, तो उसमें आई डोंट थिंक दिस विल बी एन इशू। हेलो 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 गुड इवनिंग सर। सर माई सेल्फ इम्तियाज, मैं 2016 बैच का पास आउट हूँ पेट्रोलियम में। नाउ आई एम पोस्टेड इन ONGC। सर मेरा ऑलमोस्ट 5 years हो गया जॉब को। तो कैसे हैं इम्तियाज सर? आई हैव सीन यू इन कॉलेज लाइब्रेरी में एक दो बार। ओके, मैं बहुत सही हूँ। मैं भी आपके बारे में बहुत सुना हूँ, जतेक से भी बात होती है आपके बारे में तो पता है जतेक। हाँ, जतेक मेरा बैचमेट था सर। हाँ हाँ, तो मैं जस्ट ये पूछना चाहता हूँ, जस्ट मेरा 5 साल तो हो गया जॉब के साथ में, तो मुझे पिछले 1 साल सब ऐसा लगता है कि फॉर अ चेंज ओवर। तो वेन एवर आई हैव सीन योर IMS इंटरव्यू, IMS के साथ आपका इंटरव्यू था, तो मुझे लगा कि मुझे भी ये करना चाहिए। तो मैं पिछले 1 साल से ऑलमोस्ट मैं जॉब के साथ 8 to 10 आवर्स मैनेज कर रहा हूँ मैं, मतलब 8 to 10 आवर्स मैनेज कर रहा हूँ। हाँ, तो सर इसमें क्या, बहुत है, 8 to 10 आवर्स नॉट एन इशू। तो इसमें ये हो रहा है कि मेरा रोज सोने का रूटीन है 4 o'clock हो जाता है मॉर्निंग के। तो इसमें हेल्थ बहुत ज्यादा इश्यूज आ रहे हैं, मतलब बहुत ज्यादा इशू, मेरा बहुत सेडेंटरी लाइफ है। तो वुड यू प्लीज सजेस्ट कि किस तरीके से मैनेज किया जाए वर्क लाइफ एंड दिस एजुकेशन लाइफ, फिर और आपके मतलब पर्सनल हेल्थ इश्यूज भी है बहुत सारा। सर इफ आई कैन आस्क, आपका जॉब का क्या टाइमिंग्स होता है? माई जॉब इज 9:30 to 5:30 ऐसे है, बट मेरा 6 साढ़े 6 हो जाता है। अच्छा सर, जॉब के साथ ये इशू तो होता है थोड़ा, क्योंकि फिजिकल एक्टिविटी के लिए टाइम नहीं मिलता है, बिकॉज जो भी टाइम हमको मिल रहा होता है दैट यू वुड बी ट्राइंग टू गिव इट टू द प्रिपरेशन, क्योंकि वैसे ही आपका मेन जो आवर्स हैं दिन के वो आपका जॉब में चले जा रहे हैं। तो जैसे मैं बोल रहा था सर, उसमें शेड्यूलिंग अगेन वही, जैसे मैं भी, हम लोगों का, मेरा भी कोई बहुत ज्यादा ऐसे एक्टिव लाइफस्टाइल नहीं था, क्योंकि जब पढ़ाई कर रहे होते हैं तो बैठ के एक जगह बैठ के पढ़ाई कर रहे होते हैं, तो सेडेंटरी लाइफस्टाइल हो ही जाता है। बट देन इसमें सर कहीं ना कहीं बीच बीच में हम थोड़ा वॉकिंग वगैरह, जैसे जैसे हम RSTV की बात कर रहे थे, तो अगर हम RSTV डिबेट देख रहे हैं तो उस टाइम उठ के जाके थोड़ा वॉक करते करते देख लिया, या फिर वीकेंड्स पे थोड़ा टाइम निकाल लिया, थोड़ा रनिंग कर लिया, या वो सारी चीजें। तो ये सब चीजें, जैसे मैं मेंस के बाद सर, मेंस जब हो जाता है और इंटरव्यू जब होना होता है, तो उस बीच में थोड़ा टाइम मिल जाता है, तो उस टाइम पे मैं इंश्योर करता था कि थोड़ा फिजिकल एक्टिविटी हो जाए, तो मैं क्रिकेट विकेट खेल लेता था बीच बीच में। क्रिकेट पसंद था मुझे, तो बीच बीच में वीकेंड्स पे खेल लेता था यार, थोड़ा टाइम निकाल के। तो ये सारा फिजिकल एक्टिविटी अगर 15 मिनट भी हो जाएगा दिन में, 10 मिनट भी हो जाएगा, तो वो काफी है, और वीकेंड पे थोड़ा ज्यादा। तो ये है, और बाकी सर हेल्दी ईटिंग तो है ही, तो वो तो इंश्योर कर ही सकते हैं। ओके और सर एक और लास्ट क्वेश्चन है सर, ये जरा सा ऑप्शनल के बारे में, मैथ्स, क्योंकि मैथ्स हमेशा, मतलब मैं IIT भी आया मैथ्स की वजह से आया, कॉलेज में भी अच्छा रैंक आता है, मतलब मार्क्स आते हैं वो भी मैथ्स की वजह से। फिर आपका जो वीडियो देखा वो भी इंस्पायर किया मैथ्स की वजह से, तो मैंने मैथ्स ही ऑप्शनल लिया। तो मैथ्स बहुत इजी लगता है, मतलब रियली इट्स अ वेरी इजी सब्जेक्ट वो है। तो बट सर जैसे कि मैं सेक्शन बी के कुछ ऑप्शंस छोड़ने का सोचता हूँ, जैसे कि जस्ट लाइक फ्लूइड डायनामिक्स एंड मैकेनिक्स, तो मैं इसको सेक्शन बी में जनरली ये आता है, तो सेक्शन बी में जैसे कि हमें 4 में से 3 ऑप्शन चूज करने होते हैं, तो इसमें छोड़ना क्या उचित रहेगा सर? मैंने भी सर फ्लूइड बहुत अच्छे से किया नहीं था, मतलब फ्लूइड ऐसा चीज है जो मतलब बहुत ज्यादा, एक तो मैथ्स इन इटसेल्फ वो मैथ्स नहीं है, वी कैन नॉट से इट इज अ मैथ्स पर से, या बट इट्स वो थोड़ा सा फिजिक्स, हाँ फिजिक्स वाला चीज है, तो उसमें थोड़ा सा लेंदी भी हो जाती हैं चीजें, और उतना कुछ कई सारे क्वेश्चन तो इतने ज्यादा ट्रिकी हो जाते हैं कि वो हो ही नहीं पाते। तो उसमें सर आप ये कर सकते हैं कि क्या बोलते हैं, उसमें कुछ क्वेश्चंस हैं प्रीवियस ईयर, आप क्वेश्चन पेपर उठाएंगे तो वो मल्टीपल टाइम्स आए हैं सिमिलर नेचर के क्वेश्चन, तो उनको आप देख लीजिए, उनको रट भी लेंगे तो चलेगा, मतलब आप देख लीजिए कि कैसे कैसे
कौन सी स्टेप लिखनी है और कौन से, अगर आपको उसमें कुछ स्टेप ऐसे आते हैं जो हमको खुद से पढ़ने में समझ नहीं आ रहे होते हैं, जब तक कोई टीचर हमको समझाए नहीं, तो सेल्फ स्टडी में वो थोड़ा सा उस पर्टिकुलर टॉपिक में इशू होता है। लेकिन उसके आप स्टेप्स अगर देखें तो सिमिलर ही आपको लगेंगे, 2-3 टाइप का क्वेश्चन ही है उसमें, और 2-3 टाइप का क्वेश्चन ही है, और उसी को अलग अलग तरीके से पूछता रहता है। तो वो 2-3 टाइप का क्वेश्चन ही अगर आप देख लेंगे प्रीवियस ईयर क्वेश्चन से, IMS के नोट से, या MD रायसिंघानिया के सॉल्व एग्जाम्पल से, तो वो 2-3 टाइप का क्वेश्चन आप देख लीजिए कि कौन सा स्टेप लिखना है, उसके बाद कौन सा, मोर और लेस तो समझ आ ही जाएगा सॉल्व एग्जाम्पल अगर देखेंगे। एक आध स्टेप नहीं भी आ रहा तो उसको थोड़ा याद करके हम लिख देंगे। और ऑप्शन भी तो आता है, तो हमारा जो पेपर होता है उसमें ऑप्शंस भी आते हैं, तो फिर हम वो क्वेश्चन ऐसा चूज करेंगे जिसमें हम लोगों को जो टाइप का क्वेश्चन आता है वो, अगर उस 5 सेट ऑफ क्वेश्चंस में, तो वो चूज करके हम वो अटेम्प्ट कर लेंगे। सारा तो अटेम्प्ट करना नहीं होता, 8 क्वेश्चन में से 5 क्वेश्चन अटेम्प्ट करना होता है, अगर आपने प्रीवियस ईयर देखा होगा। यस। ओके, थैंक यू सर। हाँ सर, आप तो सीनियर है सर, मत बोलिए। अभी आप ही सीनियर है सर। नहीं। ओके, थैंक यू सो वंस अगेन सर। थैंक यू। Hello, sir. Hello. हेलो, या Sir, I've been preparing from UPSC for UPSC from third year. सर अभी सर मेरी भी प्लेसमेंट हो चुकी है। तो लेकिन ये पूछना चाहता हूँ सर, अभी सर 27 जून को सर एग्जाम था, तो वो टल गया है, 10 अक्टूबर को हो गया है। तो मेरी सर प्रीलिम्स की प्रिपरेशन है, लेकिन मेंस की प्रिपरेशन अभी नहीं है मतलब। तो मैं सर थोड़ा मतलब क्या इतने में सर जॉब भी शुरू होने वाली है मेरी, तो इतने में मैं कैसे मतलब थोड़ा। यार आपका एग्जाम 10 अक्टूबर को है अभी, है ना? जून हाँ में तो यू डोंट हैव एन एग्जाम, नहीं तो यू शुड स्टार्ट प्रिपेयरिंग फॉर मेंस अभी से। और जितना ज्यादा हो सके मेंस के लिए तैयारी करिए। प्रीलिम्स जब आएगा, अक्टूबर में है 10 अक्टूबर को, तो आप 1.5-2 महीने पहले प्रीलिम्स फोकस्ड हो सकते हैं। बट उस टाइम तक आप पूरा मेंस के लिए पढ़ाई करिए, ऑप्शनल कर लीजिए जितना ज्यादा हो सके, क्योंकि जब प्रीलिम्स डेडिकेटेड प्रिपरेशन करेंगे तो जीएस तो उसमें भी होगा ही थोड़ा बहुत, आंसर राइटिंग भले नहीं होगा, लेकिन सब्जेक्ट तो आप पढ़ ही रहे होंगे। तो अभी मैं सजेस्ट करूंगा जितना ज्यादा मेंस का कवर कर सकते हैं कर लीजिए, बाकी प्रीलिम्स के बाद हो जाएगा। तो जो बेसिक सब्जेक्ट्स हैं, हिस्ट्री, पॉलिटी, इकोनॉमी, ज्योग्राफी, ये 4 बेसिक सब्जेक्ट्स मैं मानता हूँ। तो ये 4 बेसिक सब्जेक्ट्स तो आप कर लीजिए, इसके साथ ऑप्शनल कर लीजिए। बाकी जो आपका बच जाता है, एथिक्स हो गया, या एस्से का तैयारी हो गया, या फिर आपका हिस्ट्री में अगर आप देखें तो वर्ल्ड हिस्ट्री हो गया, जो प्रीलिम्स में उतना आता नहीं है, या पोस्ट इंडिपेंडेंस हिस्ट्री हो गया, जो प्रीलिम्स में उतना आता नहीं है, तो वो सब आप प्रीलिम्स के बाद भी कर सकते हैं। तो सर अपना ऑप्शनल और बेसिक ऑफ जीएस वो अभी कर लीजिए मेंस के लिए। सर नहीं सर, मतलब कि सर जैसे कि अभी तो ऑफलाइन में सर प्रिपरेशन मतलब टेस्ट पेपर से कह रहे हूँ, कैसे करूँ मतलब मेंस की आंसर राइटिंग मेंस के टेस्ट आंसर राइटिंग अभी आपने पढ़ा है मेंस के लिए एक बार जीएस? सर हाँ सर, पढ़ चुका हूँ, जीएस पढ़ चुका हूँ। एक बार पढ़ चुके हैं तो टेस्ट सीरीज ज्वाइन कर सकते हैं। ऐसा टेस्ट सीरीज ले लीजिए जो आपका मेंस तक चले। जैसे विजन का किसी का टेस्ट सीरीज आता है 25-30 टेस्ट का आता है, वो लंबा चलता है, तो आप उसका 3-4 टेस्ट अभी प्रीलिम्स के पहले दे दीजिए, और बाकी प्रीलिम्स के बाद में कर लेना। थोड़ा बहुत प्रैक्टिस अभी आंसर राइटिंग का हो जाएगा। और ऑप्शनल मैं बोलूंगा अभी कर लीजिए अच्छे से, क्योंकि प्रीलिम्स के बाद नया ऑप्शनल अगर होगा तो फिर नहीं हो पाता है, थोड़ा सर टाइम लग ऑप्शन जाता है। सर ये सर कर चुका हूँ सर मैं। सर एक चीज और पूछनी सर, प्रिफर्ड सर सर्विसेज की सर वो क्या होती है सर रैंकिंग, मतलब कि वो सब की अलग होती है, लेकिन फिर भी मतलब होती है एक जो प्रिफर्ड होती है, मतलब जैसे आईएएस ऊपर होता है रखते हैं और सब लोग मतलब एक मतलब रैंकिंग होती सर, वो यार क्या। नॉट नेसेसरी यार, आईएएस ऊपर रखते हैं, कई सारे लोगों को मैंने देखा आईपीएस ऊपर रखते हुए, हमारे कॉलेज के सीनियर ही हैं जो आईपीएस ऊपर रखे हैं। तो आईएफएस तो कई सारे लोग ऊपर रखते हैं, फॉरेन सर्विस, तो कोई एक सर फिक्स्ड वो नहीं है। सर वो तो सर पता भी नहीं होता होगा ना शुरुआत में सबको, तो मतलब बाद में वो तो सर्विस के बाद पता चलता होगा बहुत लोगों को। और ये सब चीजें यार, ये सब चीजें आपको जो ये सर्विस का प्रेफरेंस देना होता है मेंस होने के बाद, मेंस का रिजल्ट आने के बाद जो मेंस में सिलेक्ट होते हैं सिर्फ उन्हीं को देना होता है। तो तब तक यू विल गेट अ अच्छा खासा अंडरस्टैंडिंग। मेरे ख्याल से अभी आपका बात सुन के मुझे लग रहा है कि आप फर्स्ट प्रेफरेंस वुड बी आईएएस ओनली। तो आईएएस तो आपका फर्स्ट प्रेफरेंस है, उसके बाद आप बाकी जो चीजों का प्रेफरेंस है, बाकी सारी सर्विस का, वो आपको ग्रेजुअली समझ में आ जाएगा। अभी इस स्टेज पे उस चीज को सोच के कोई फायदा नहीं है। मैंने वही बोला ना कि आप रिजल्ट का या रिजल्ट के बाद का तो सोचने का कोई पॉइंट ही नहीं है। आप अपना डेली टारगेट सोचिए और उसको कैसे करना है। ये 10-50 पन्ने मुझे आज पढ़ने हैं लक्ष्मीकांत के, तो वो मुझे कैसे खत्म करने हैं वो सोचिए। बाकी सब चीजें ग्रेजुअली यू विल गेट टू नो। और अगर बाद में कोई इशू आता है, जब आप फॉर्म भर रहे होंगे, सर्विस प्रेफरेंस भर रहे होंगे मेंस में सिलेक्ट होने के बाद, तब आपको अगर कुछ सर्विस के बारे में अंडरस्टैंडिंग कम है और आपको 2 से 3 सर्विस में डाउट है कि किसको ऊपर भरें किसको नीचे भरें, और बेसिक फैक्ट्स ऑफ सर्विस जानना हो, तो उस टाइम पे आप कांटेक्ट कर लीजिएगा मेरे को, और तब हम डिस्कस कर लेंगे। ओके सर, थैंक यू सर। गुड इवनिंग सर। गुड इवनिंग। गुड इवनिंग।
Sir, firstly, when we are writing some answers regarding general studies or any essay, then content दो answers का same हो सकता है if they prepare from the same book, but answer का content छोड़ के answer का quality, like the figure of speech, the vocabulary and the writing style, this gives a very good impression to the examiner who is checking my copy. So उस चीज को कैसे improve करना है, the quality of answer. The quality of your answer would depend on 2-3 things. First is your structure of answering. Most of us write similar content only because our sources of preparation are more or less same. विजन का करंट अफेयर्स पढ़ रहे हैं तो बहुत सारे लोग पढ़ रहे हैं, इनसाइट्स का पढ़ रहे हैं तो बहुत सारे लोग पढ़ रहे हैं, तो सोर्स ऑफ प्रिपरेशन, सोर्स ऑफ कंटेंट इज मोर और लेस सिमिलर फॉर एवरीवन. तो कंटेंट सबका सेम हो जाता है एज यू सेड. देन जो चीज पे डिपेंड करता है, योर मार्किंग इज योर स्ट्रक्चर ऑफ योर आंसर, हाउ क्लियरली यू हैव पुट इट इन द वर्ड्स, हाउ nicely you have expressed your opinion, and how nicely you have justified your arguments. So justifying your arguments depends on how much examples or facts or data or Supreme Court judgments or High Court judgments you are trying to include in your answers. तो वो this becomes a part of value addition. तो आप जितना examples लिखेंगे, जितना data लिखेंगे, वो आपका answer में value add करेगा. It will justify your arguments so that examiner will know that you have a clarity of the concept. तो वो चीज becomes really important. And then how quickly you come to the point. कई सारे लोग होते हैं, जैसे मैंने I was telling you guys earlier कि introduction बहुत सारे लोग लंबा लिख देते हैं. तो आप छोटा इंट्रोडक्शन लिखिए, तुरंत पॉइंट पे आइए. अपना जो पॉइंट, आपका जो स्ट्रक्चरिंग है, उसमें जो आपका पॉइंट का फ्लो है, वो सब मोस्ट इंपॉर्टेंट पॉइंट सबसे ऊपर, उसके बाद सेकंड, उसके बाद थर्ड, उसके बाद फोर्थ, एंड देन कंक्लूड इट नाइसली कि आपका आंसर कंप्लीट लग रहा है. तो ऑल दीज थिंग्स आर इम्पोर्टेंट. ये ग्रेजुअली यू विल प्रैक्टिस, तो यू विल इम्प्रूव ऑल्सो. मैं ये नहीं बोलूंगा कि मेरा भी कोई बहुत परफेक्ट है आंसर राइटिंग, किसी का परफेक्ट नहीं हो सकता, बट देन आप जैसे 20 क्वेश्चंस है तो आप कई सारे, मोस्ट ऑफ द क्वेश्चंस आप अबव एवरेज लिखिए, थोड़े बहुत एवरेज लिखिए, तो एक आध क्वेश्चन तो किसी को नहीं आता है, उसमें आप जो मन में आ रहा है वो लिख के आइए, तो इससे हो जाएगा. बट देन योर स्ट्रक्चर, योर जस्टिफिकेशन ऑफ योर आर्ग्यूमेंट्स, योर वैल्यू एडिशन, उसमें आप यू कैन यूज फ्लो चार्ट्स एज वेल, यू कैन यूज डायग्राम्स एज वेल, ज्योग्राफी में स्पेशली. तो ऑल दीज थिंग्स हेल्प. एंड देन इकोनॉमिक सर्वे होता है या गवर्नमेंट रिपोर्ट्स होती हैं, ये सब चीजें, these things help you to add value to your answers. So वो important है. So how much important is the vocabulary? Means am I repeating vocabulary is, you don't have to write a very flowery English. In fact flowery English में कई बार आप penalize भी हो जाते हो. To write a simple language कि जो एक 10वीं क्लास के बच्चे को या 8वीं क्लास के बच्चे को भी पढ़ के आपका आंसर, उसको ज्ञान की वृत्ति हो जाए कि यार जिसने जो लिखा है मुझे समझ में आ गया. कोई ऐसे बहुत ज्यादा टेक्निकल जाने की या बहुत ज्यादा हाई-फाई इंग्लिश लिखने की जरूरत नहीं है. आप, इनफैक्ट मेरे साथ ही हुआ था एक बार, मेरे एक टेस्ट सीरीज में, मैं एसए का टेस्ट सीरीज ज्वाइन किया था, उसमें मेरे को एक एसए में कम मार्क मिला था इसी वजह से कि यू हैव यूज्ड फ्लावरी इंग्लिश. तो वो आपको कई बार पेनलाइज भी कर सकती है कि चेक करने वाले को समझ ही नहीं आ रहा है, उसको दिन भर में इतना कॉपी चेक करना है, अगर उसको आपका कॉपी में डिक्शनरी लेके बैठना पड़ेगा तो क्या नंबर देगा आपको, तुरंत आपको कॉपी बंद करके कुछ भी नंबर पकड़ा देगा. तो आप सिंपल लैंग्वेज लिखिए, तुरंत समझ में आने वाला. अभी टाइम कंस्ट्रेंट है सर, अभी 9 लोग और हैं सर क्वेश्चन पूछे, क्या हम मिनिमम 2 क्वेश्चन और ले सकते हैं सर? अभी पॉसिबल हो पाएगा? 2-3 क्वेश्चन जल्दी ले लीजिए सर. गुड इवनिंग सर. सर हाँ. जैसे कि हम लोग सर अभी फाइनल ईयर में एंटर कर चुके हैं सर, तो अभी हम लोग को सर कुछ कॉलेज करिकुलम में भी सर कुछ अच्छा प्रोजेक्ट करना है सर, जिससे कि मतलब हम लोग वहाँ बोल पाए कि हमारा कॉलेज लाइफ मतलब टोटली यूपीएससी बेस्ड नहीं था, हम और भी कुछ ऑप्शन एक्सप्लोर कर रहे थे. और दूसरा क्वेश्चन है सर कि अभी हम लोग रिसेंटली बहुत सारे न्यूज़ देख रहे हैं सर, जिसमें कि सर ऐसा कभी कभी लगता है कि यार इस जॉब में जाना ही क्यों है, यहाँ तो इतना सारा अभी सर आप बहुत सारे आईएएस अफसर सर सस्पेंड हुए हैं सर, बहुत छोटा बात के लिए सर, मतलब इतना तो सर नॉर्मल चीज़ है सर, या इतना तो आप ब्लॉक लेवल पे भी जाओगे, इतना आपको मतलब बड़ा जो अधिकारी होगा सर आपको परेशान कर सकता है. लेकिन सर अगर कोई आईएएस या आईपीएस ऑफिसर ऐसा करता है सर, तो तुरंत मतलब उसका सर बहुत बड़ा पेनल्टी पे करना पड़ता है. और सेकंड सर जितना भी इन्फ्लुएंस है सर पॉलिटिकल लीडर का सर अपने लाइफ में सर, हम अभी सर बहुत कुछ देख रहे हैं सर, तो उससे कभी कभी मन करता है सर फिर इस जॉब में सर उतना ज़्यादा मोटिवेशन ही नहीं सर नहीं मिल पाता है कि हाँ इस जॉब में जाना है. फिर तो लगता है सर इससे अच्छा अपना कॉर्पोरेट लाइफ ही है सर, जिसमें सही से अपना लाइफ कटेगा सर. तो ऐसे मतलब सर नेगेटिव चीज़ों से बचने के लिए सर और अपना मोटिवेशन ऑन रखने के लिए सर मतलब सर कुछ रिकमेंड कीजिए सर.
मतलब यार आपने जो बोला ये सच्चाई है यार, मतलब ये दीज आर द चैलेंजेस ऑफ द सर्विस। तो मैंने जैसे बोला कि डायनामिक्स ऑफ द सर्विस आर चेंजिंग विद ईच पासिंग डे। तो और ऐसा नहीं है कि एवरीथिंग इज पॉजिटिव ओनली, बहुत सारे चीजें आपको, बहुत चैलेंजेस भी आएंगे, बहुत इश्यूज भी फेस करोगे, बहुत बार आपको ये भी लगेगा कि जैसे आप बोल रहे हो कि कैसे आप नेगेटिविटी से बचे, तो दिस इज नॉट नेगेटिविटी, दिस इज रियलिटी। तो आपको ये बैलेंस, यही तो आपको बैलेंस आउट करके डिसीजन लेना है कि आपको यूपीएससी में जाना है, मतलब इस सर्विस में, सिविल सर्विस में आना है कि नहीं आना है। लाइक इफ यू आर मोटिवेटेड टू वर्क फॉर फ्यू पीपल, और लाइक आई विल नॉट से कि आप बहुत ज्यादा जाते ही बहुत ज्यादा डिफरेंस क्रिएट कर सकते हो, बट देन यू कैन डू स्मॉल स्मॉल चेंजेस इनिशियली, देन धीरे धीरे यू कैन बिल्ड ओवर दैट। तो अगर आपको ये करना है तो इट कम्स विद इट्स ओन चैलेंजेस। तो उन सब चीजों को you have to embrace and then you have to work over it। लेकिन उसमें प्रिपरेशन स्टेज में हाँ, you have to, like there's a trade off कि आप कॉर्पोरेट के क्या पॉजिटिव्स हैं, सर्विस के क्या पॉजिटिव्स हैं, then all this boils down to your reason for your preparing, right? Why you started preparing in the first stage। तो अगर आप वो चीज सोचेंगे कि आपने क्यों पढ़ना स्टार्ट किया था और उस चीज को आपको अचीव करना है, तो ये सारे जो थॉट्स हैं जो आप नहीं चाहते आए, तो वो नहीं आएंगे। बट देन अगर आपको लग रहा है कि यार कॉर्पोरेट बेटर है, तो कई टर्म्स में है बेटर, आई विल नॉट डिनाई दैट। तो आपको वही, दिस इज अ पर्सनल डिसीजन। तो अगर आप यू आर मोटिवेटेड इनफ फॉर दिस, तो ये सारी चीजें ऑटोमेटिकली दे विल डाई डाउन। ठीक है, ऑफ कोर्स ये आएंगे, जैसे मैंने बोला कि अगर आपका साथ वाला प्लेसमेंट हो रहा होगा उसका साथ वाले का, तो ये सारे चीजें, बहुत सारी चीजें दिमाग में आएंगी। आप पे पैकेज देखेंगे कॉर्पोरेट में, तो वो अगेन वो आपको वो भी आपको सोचने पे मजबूर करेगी कि यार इसमें तो इतना बड़ा पे पैकेज। बट देन all this boils down to your reason why are you preparing। क्योंकि all of us know the reality कि सर्विस में क्या अपॉर्चुनिटीज हैं, क्या आप कर सकते हो, किस स्केल पे आप काम कर सकते हो, और क्या उसके चैलेंजेस हैं, क्या उसमें इश्यूज आ सकते हैं। ऑल दीज थिंग्स आई थिंक विद द एडवेंट ऑफ सोशल मीडिया और ज्यादा लोगों को क्लियर हो गई हैं चीजें। तो इट शुड बी एन इन्फॉर्म्ड डिसीजन कि आपको क्या करना है। एंड अल्टीमेटली इफ यू फील कि यार इट इज, एंड पर्सनली इफ यू आस्क मी कि क्या ये सारी चीजें, ऑल दिस इज वर्थ इट, आई विल से इट इज वर्थ इट। क्योंकि यू हैव अ ह्यूज अपॉर्चुनिटी टू मेक अ डिफरेंस। आप बहुत सारे फील्ड में, आपको जिसमें लगता है कि इसमें आपको काम करना है, तो यू कैन डू दैट। मतलब आप यू विल गेट द अपॉर्चुनिटी। ऐसा नहीं है कि आपको मन में कुछ है काम करने का, यार मुझे एजुकेशन सेक्टर में काम करना है, तो आपको ऐसा लगेगा कि यार आई एम नॉट एबल टू डू वर्क इन दैट फील्ड। ऑफ कोर्स चैलेंजेस आएंगे, बट देन अल्टीमेटली यू विल हैव द कैनवस टू वर्क ओवर दैट। तो इट शुड बी एन इन्फॉर्म्ड डिसीजन यार। सारी चीजें आप पेपर पे लिख लीजिए कि क्या पॉजिटिव्स हैं, क्या नेगेटिव्स हैं, और आपको जो सही लगेगा गो फॉर इट। बट देन व्हाटएवर डिसीजन यू मेक, बिलीव इन दैट। बाद में बहुत सारी चीजें आती हैं, द बुश इज ग्रीनर ऑलवेज ऑन द अदर साइड, तो वो आपको हमेशा लगेगा। बट देन इफ यू हैव टेकन एन इन्फॉर्म्ड डिसीजन, तो इशू नहीं आएगा। और सर मतलब सर कॉलेज लाइफ का सर जो करिकुलम है सर, वो कितना इंपॉर्टेंट होता है सर इंटरव्यू में? लाइक सर वो बोलेंगे फिर कि तुम लोग तो कॉलेज में कुछ किया ही नहीं, तुम लोग तो बस स्टार्टिंग से यूपीएससी के लिए भी पढ़ रहे थे, मतलब फर्स्ट ईयर से, मतलब सर इसका कुछ नेगेटिव इम्पैक्ट सर, या फिर ये इसका कोई मतलब सर वहाँ पूछा ही नहीं जाता है इसके रिगार्डिंग सर? Excuse me. Hello. Do we need a proper mentorship for economics or finance upstream? Hello. Hello. Yeah, do we need a proper mentorship for finance or economics? Mentorship for finance, as in? Or economics, like for those subjects. For economics, like economics Or as an finance. optional. Yeah, economics and Economics finance as an optional. No, like there are standard textbooks and there are also various kind of blogs which are available telling you about the strategy for economics subject as an optional. So you can read those blogs and the standard textbooks if you are able to understand those. धीरे धीरे you will get it। अगर कोई अच्छा mentor है तो of course help करेगा, क्योंकि economics initially हो सकता है if you don't have a background in economics, तो you might feel कि थोड़ा किसी से guidance हो जाता तो अच्छा होता। बट देन ऐसा कंपलसरी नहीं है किसी भी सब्जेक्ट के लिए। अगर आप स्टैंडर्ड टेक्स्ट बुक से पढ़ रहे हैं तो दे आर सेल्फ एक्सप्लेनेबल। अगर आप यू रीड ग्रेजुअली और धीरे धीरे करके यू विल अंडरस्टैंड
the subject. So But the लेकिन answering again structure then is, you should have a basic interest in the subject for that. I do have, I'm an investment banker, sorry to say. Yeah. Then I don't think you need that. But the answer, the like, if you look at the answers which are available online, the structuring is quite vague or different. For that I can, although I was not having economics optional, like I opted for that initially, but then I didn't Yeah, appear you mentioned it, like for yeah 6 months you I studied that. yeah, I didn't appear in the exam with that optional even once. But then in general I am recommending that for answer writing, structuring, for any optional, you can just go on the internet, you can see the previous year topper answer copies. Jinka acha marks aaya, you can refer those copies, and after reading 3 or 4 copies you will get a basic understanding कि एक basic structure कैसा होता है. Again I'll not say कि वही एक fixed structure है. You can score even if you have your own structure, बट देन एक बेसिक स्ट्रक्चर क्या कॉमन पैटर्न है उन आंसर्स में जिसमें लोगों को अच्छा मार्क्स मिला है, दैट यू कैन सी, और उसके अकॉर्डिंग यू कैन राइट योर आंसर्स. एंड देन योर दिस थिंग, योर टेस्ट सीरीज विल हेल्प यू अ लॉट इन दिस कि आप यू फॉलो अ स्ट्रेटजी, यू ट्राई टू अपीयर फॉर टेस्ट, and then whatever review you get, according to that you can tweak your strategy, your answer writing structure a bit, and then you can improve over that. Sir, How do we find a mentor? Sorry? How do we find a mentor? Get a mentor? You can join a particular coaching. There are a lot of coaching for economics optional. There you can get the coaching का जो teachers होते हैं, that they can mentor you with. Other than that, on the internet also there are a lot of blogs. Reading those blogs you can get quite a good idea कि कैसे appear करना है, कैसे उसको present करना है answer को, how to structure the answer. तो उसमें issue नहीं आएगा. And then particularly how to get a mentor, so I cannot answer the economics का mentor कैसे मिलेगा. I am not having any friend of mine who was having economics options so that I can connect you. But then coaching के teachers can help you in that. और basic I think basic guidance अगर आपको मिल जाएगा, basic direction मिल जाएगा, तो उसके बाद बहुत ज़्यादा ज़रूरत भी नहीं, आप you will not feel the need. Okay, Nikhil, you can ask the question now. Okay. So good evening, sir. Yeah, good evening. सर, अगर सर कोई आंसर राइटिंग कर रहा है और इस टाइप के क्वेश्चन को कैसे हैंडल करेंगे जिसके बारे में कुछ ज्यादा बैकग्राउंड इन्फॉर्मेशन पहले से पता नहीं हो, जो ट्रेडिशनल बुक्स वगैरह में नहीं हो, जो जनरली नहीं पढ़ाया जाता हो, अगर सर ऐसा क्वेश्चन आ गया तो जैसे सर कुछ दिन ऐसे क्वेश्चंस आते हैं. इफ यू बी फॉलोइंग प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस जीएस पे, तो एक आध क्वेश्चन यू विल सी कि ऐसा क्वेश्चन आएगा जो नॉट ओनली यू, किसी को भी नहीं आ रहा होगा मोस्टली. तो उस टाइप की चीजों में यार, जो क्वेश्चन में जो बेसिक टर्म्स लिखे होते हैं ना, जो टर्मिनोलॉजी, उससे व्हाट यू अंडरस्टैंड फ्रॉम दोस टर्म्स, उसी के बारे में थोड़ा बहुत लिख के यू कैन ट्राई टू स्ट्रक्चर योर आंसर. उसमें आई एम नॉट सेइंग कि यू विल स्कोर वेरी वेल इस टाइप की स्ट्रैटेजी से, बट कुछ मार्क्स यू विल गेट. तो उसको खाली छोड़ने से अच्छा है कि जो भी आपको समझ में आ रहा है उस टाइम पे यू कैन राइट दैट, बट देन फॉलो प्रॉपर स्ट्रक्चर एंड डोंट ट्राई टू फूल द एग्जामिनर. आपको जो भी उस टर्म के बारे में पता है राइट आउट, बिल्कुल ही नहीं पता है तो यू हैव टू लीव, डोंट हैव एन ऑप्शन. बट ऐसा होगा नहीं कि कुछ भी नहीं पता होगा, क्योंकि आप इतना सारा पढ़ते हो. तो बेसिक जो टर्म का इंग्लिश मीनिंग ही आपको कुछ तो समझ में आएगा, उसी के बारे में यू कैन राइट. ऐसे बहुत सारे क्वेश्चन मैं भी जब अटेम्प्ट किया था एग्जाम, तो दोनों अटेम्प्ट में एक आध क्वेश्चन ऐसा आया ही था जो बिल्कुल भी आता नहीं था. बट देन मैंने कुछ ना कुछ लिखा, और उसमें अगर मेरे को आधा नंबर भी मिला होगा, 1 नंबर भी मिला होगा, तो बहुत बड़ी बात है. तो विच विल क्रिएट अ डिफरेंस. तो खाली छोड़ने से बेटर है जो भी थोड़ा बहुत समझ में आ रहा है आप वो लिख दीजिए, बट बहुत ज्यादा ये कोशिश मत करिए कि आप चेक करने वाले को फूल कर देंगे कि आपने बहुत अच्छा आंसर लिख दिया. पर आप बेसिक, आप जो भी आपको इंग्लिश मीनिंग उससे समझ में आ रहा है, जो उस वर्ड का इंग्लिश मीनिंग है उससे जो समझ में आ रहा है वो आप. Good evening, sir. I am Valli, and I want to ask you about the optional subjects, sir. I want to take electrical engineering as optional for my exam. Sir, can I find a best good guides for that optional subject? Because I heard that there are only few people take optional subjects like electrical engineering, mechanical engineering, and all. So can I
go with electrical engineering, sir. And do you know anyone who succeeded have taken these type of optionals? Yes, you can of course take the optional as electrical engineering subject if you have an interest in it. For for guidance, I think standard textbooks are available. Electrical engineering का there's not an issue in the availability of the material. तो वो standard textbook से you can study. और स्पेशली आपको अगर किसी एक पर्टिकुलर से कनेक्ट करना है तो आई कैन ट्राई एंड फाइंड आउट मेरे बैच में इफ देयर इज समवन फ्रॉम इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग बैकग्राउंड. तो अगर if there's someone I can connect you with that. But as of now I'm not able to recollect who's from electrical engineering in my batch. But then basic standard textbooks and previous year questions and test series, this three stage strategy will help in any optional, so especially in technical options. So adopt that, and if you want to get connected with someone from electrical engineering optional background, so I can try and connect you. I have to see who is there. Okay, sir, so there is this one last question, sir. Yeah. Does the normalization in the optional subjects matter? What does the change? Like the normalization? Normalization happens for sure, especially in the technical subjects, especially in mathematics. If you attempt 500 out of 500 correctly, you will not get 500 out of 500 in mathematics. एक normalization का factor होता है, वो कैसे होता है exact उसका procedure क्या है वो नहीं पता है किसी को, especially मुझे तो नहीं पता. I don't think किसी को भी पता है. But then यार you prepare according to that, क्योंकि अगर आप if you are जैसे मैं अगर अपनी बात करूँ तो as far as I remember, I correctly attempted around 450 का पेपर मैथ्स में. मतलब मेरा जो आंसर सही था, बाकी अटेम्प्ट पूरा किया था, बट 450 460 का मार्क्स पे शायद मेरा आंसर सही था, लेकिन मेरे को आया 336. तो दिस इज द नॉर्मलाइजेशन एट विच हैपेंस. बट देन बहुत ज्यादा डिफरेंस इसलिए नहीं होता है क्योंकि आप उसमें वैसे ही मार्क्स ज्यादा होते हैं. 336 इज अ गुड इनफ स्कोर. 300 प्लस किसी भी ऑप्शन में लाना इज नॉट वेरी इजी. और लास्ट ईयर तो स्पेशली नहीं आया था मार्क्स हम लोगों के जो नेक्स्ट बैच में. तो यार नॉर्मलाइजेशन का उतना टेंशन लेने का जरूरत नहीं है, क्योंकि टेक्निकल सब्जेक्ट में होता है और वो इसलिए होता है कि आपको 500 में 500 ना 500 में 500 आ जाएगा तो क्या मतलब है यूपीएससी का. तो वो 500 में 500 आ जाएगा तो क्योंकि यार लेवल प्लेइंग फील्ड नहीं होगा ना यार. वैसे भी ऑप्शनल का यू वुड हैव सीन कि ऑप्शन हटाने का भी बात चल रहा था नए पॉलिसी में, न्यूज में था कुछ टाइम. वो इसलिए था क्योंकि लेवल प्लेइंग फील्ड क्रिएट करना है यार. ह्यूमैनिटीज में यू कैन नॉट स्कोर 500 आउट ऑफ 500, बट इन मैथमेटिक्स यू कैन. तो वो चीज को नॉर्मलाइज करने के लिए मतलब जेन्युइन भी है यार, लेवल प्लेइंग फील्ड क्रिएट करने के लिए. नहीं तो ऐसे तो ऑप्शनल वैसे ही टेक्निकल सब्जेक्ट वालों को थोड़ा एज बोलते हैं अगर आप अच्छे से करो, बट देन वो नॉर्मलाइज से ही एक लेवल प्लेइंग फील्ड क्रिएट होता है. Good evening, sir. I think we should wrap up now. Can we take one last question? So there's this Pranab Tripathi, sir. One last question, sir. Okay. So, hello, good evening, sir. गुड इवनिंग. सर मुझे ये पूछना था कि सर मतलब किसी भी सब्जेक्ट में सर लेवल ऑफ डेप्थ सर मतलब कितनी जानी होती है, वो कैसे पता? मतलब ऑप्शनल में सर अलग लेवल की डेप्थ में जाना है, हिस्ट्री में अलग लेवल की. सर अगर हिस्ट्री में फॉर एग्जांपल मैं बोलूं कि सर डेट्स, तो सर डेट्स याद होनी चाहिए सर, सारी की सारी डेट्स. लेवल ऑफ डेप्थ किसी सब्जेक्ट यार लेवल ऑफ डेप्थ जनरल स्टडीज में बहुत ज्यादा डीप जाने का नीड नहीं होता है. करंट अफेयर्स आप जस्टिफाई करके उसको मिक्स करके आप आंसर बना सकते हो पर्टिकुलर जीएस में. लेकिन ऑप्शनल में आपको डेप्थ में जाना जरूरी है. तो ये कितना डेप्थ में जाना है, मतलब सारी डेट्स आपको याद रहेंगी या नहीं रहेंगी, इसका मैं कुछ बोल नहीं सकता क्योंकि वो रह भी नहीं सकती किसी को कि एक एक डेट आपको याद है ना. बट देन ऑप्शनल अगर आपका हिस्ट्री है तो आप कोशिश करिए जितना ज्यादा आपको याद हो, क्योंकि आपने ऑप्शनल ऑप्ट किया और आपको इंटरेस्ट होगा तभी ऑप्ट किया, तो इन जनरली भी आपको याद रहती होंगी डेट्स. और ऐसा नहीं बोलूंगा कि सारी ही याद हो जाएंगी या सारी लोकेशन. उसमें मैप के क्वेश्चन भी आते हैं, उसमें एकदम पिन पॉइंट आपको लोकेशन मार्क करनी होती है, तो उसमें भी आपको काफी कुछ याद रहना जरूरी है. तो वो लेकिन वो आपको इंटरेस्ट है तभी आपने ऑप्ट किया है, तो वो आपके ऑप्शनल में एनी केस आपको डेप्थ हो ही जाएगा, क्योंकि आप इतना ज्यादा उसका सिलेबस होता है और इतना बार आप उसको पढ़ते हो कि आपका वो इन जनरली आप उसका जितना रिक्वायर्ड डेप्थ है उसमें आप चले ही जाते हो. बट ऑप्शनल के अलावा जनरल स्टडीज में आप अपना ब्रॉड करिए, और डेप्थ बहुत ज्यादा जरूरी नहीं है. एक एडिक्वेट डेप्थ
आपका नॉलेज का होगा वो आपका जनरली भी हो जाएगा, जो स्टैंडर्ड टेक्स्ट बुक है उसमें जितना है उतना ही। डेप्थ का क्या मतलब होता है कि आप उस पर सर्च कर रहे हो, रिसर्च कर रहे हो, गूगल कर रहे हो और पढ़ रहे हो, वो सारी चीजें, वो सब करने का जनरल स्टडीज में जरूरत नहीं है बहुत ज्यादा। कुछ नया टर्म आ गया तो उसका आप डेफिनेशन तो ऑफकोर्स आप गूगल सर्च करोगे ही, बट जो स्टैंडर्ड टेक्स्ट बुक्स है उससे हो जाता है, उसमें जितना है उतना ही आई थिंक इट वुड सफाइस। आंसर राइटिंग का बस स्ट्रक्चर पे ध्यान देना है और जस्टिफाई करना है अपना आर्ग्यूमेंट्स को वैल्यू एडिशन से, अपना एग्जाम्पल से, बट बहुत ज्यादा डीप खुद से रिसर्च करने नहीं बैठना है। मतलब आप ज्योग्राफी पढ़ रहे हो तो आपको ज्योग्राफर नहीं बन जाना है जनरल स्टडीज में। Okay, sir. I think we should wrap up now. Thanks a lot, sir, for coming. It's been extended, so sorry, sir, for extending. Thanks a lot for coming, and we would like to thank our Professor Nirmal Singh, sir, and thanks a lot, sir, for coming. I would like to thank from the audience, and we would like to invite you again, sir, on further events also. So please be ready with that. Thank you so much for calling me and organizing such a good event. It yes, was really good interacting with all of you, and a huge thanks to NK Singh sir also to getting this organized and coordinated. And we had a great. Hopefully we'll have an offline session also again if time or situation permits. So for now this much only, and thank you so much again. And Udaan is a really good concept for career counseling, especially for students. हम लोग college में थे तब भी I used to attend a lot of sessions, मैंने देखे थे, और it's a really good initiative. Please carry on this, और thank you so much. Thanks a lot, sir. Thank you, Mr. Engineer Jay Sivani, IAS. Thank you, sir. Thank you. I think we will call you again. A lot of students have not completed their questions. Many are raising their hands. So, sir, I think I can take those questions. Like आप लोग मुझे उसको compile करके दे दीजिए, तो I'll respond on mail. Yes, sir. So anyone even whose query is not yet completed, they can approach me or Jay Anand or anyone from Udaan or SMA, and they can give their questions to them. We'll get them clear from the sir. That will be there, but a plan for the online meeting. Sir, sure, sir. Online, yes, that will be easier because they will like to hear you directly. Online. Sir, sure. काफी अच्छा हो जाए कि जल्दी से कोरोना जाए, हम लोग ऑफलाइन मिल पाए कॉलेज में। कॉलेज में आकर मिलना होगा। कॉलेज में एक अलग अच्छा इंटरेक्शन होता है। That corona you can take as a challenge. It is a challenge. It is a challenge that you have to tackle it. How to tackle? It is an opportunity. It is a challenge that you have to solve. If you take it negatively, that will be a problem. Okay, thank you from my side. Okay, sir. I like. Thank you, sir. On behalf of our entire institute and our club, thanks a lot for your valuable time, sir. And also thanks to all our audience members. And if anyone has doubt, feel free to approach me or Jay Anand. We will get your questions verified then. Okay. Okay, I'll take your leave. Thank you so much for having me. Okay, thank you. Thank you. Thank you. Thank you. Okay, then we'll wrap up now. Okay. हो गया, चलो रैप अप करो। हाँ सर, लीव करते हैं सर। नहीं सर, लीव कर रहे हैं सर अब तो। चलो अच्छा किया बताए, फिर उनको बुलाना टाइम लेकर 1-2 महीने के बाद फिर, बिकॉज स्टूडेंट्स आर प्रिपेयरिंग फॉर सिविल सर्विस। अभी जो है ना, सिविल सर्विसेज बहुत जरूरी है इस सिचुएशन में। ऑनलाइन सब एग्जाम भी हो रहा है, ऑनलाइन सिलेक्शन भी हो जा रहा है ना, ऑनलाइन ही सब हो रहा है ना। नहीं सर, सिविल सर्विसेज को ऑनलाइन नहीं हो रहा है सर। ना ये एग्जाम तो सब ऑनलाइन हो रहा है कि नहीं अभी? नहीं सर, एग्जाम पोस्टपोन हो गया है, ऑनलाइन नहीं हुआ है। होगा तो आगे बढ़ा दिया गया ऑनलाइन लेने की वजह से। चलो कर रहे हो, ये एटलीस्ट इनकरेजमेंट चाहिए ना। इनकरेजमेंट चाहिए तो करीब 2-4 या 1 टाइम देख लो इनसे, फिर टाइम ले लेने का है, बिकॉज विल बी इनकरेज, मेनी स्टूडेंट्स विल बी इनकरेज बाय हिज स्पीचेस। ओके, ठीक है। यस सर। ओके, थैंक यू सर। आपका बहुत अच्छा लगा सर, आप आए, आप पूरा टाइम हमारे साथ है। अरे भाई, आप फैकल्टी एडवाइजर बनाए हो तो 2 घंटा देखो मैं सुन रहा हूँ, कहीं गया मैं? नहीं सर, बहुत अच्छा लगा सर, आप आए थे। घर में हूँ, लेकिन अभी ये जो पूरा उड़ान क्लब का फैकल्टी एडवाइजर जो आउट हो जाए, ठीक लगेगा ये? नहीं बिल्कुल नहीं सर। एक रिस्पॉन्सिबिलिटी है ना, दिन भर लड़कों का कहीं पीएचडी, कहीं बीटेक, एमटेक डिस्कशन, सब तो दिन भर घर से ही चल रहा है पूरा का पूरा। ओके, चलो फिर प्लान करो एक बार फिर। ओके जी सर, जरूर करेंगे। ओके, थैंक यू। आई एम लीविंग द मीटिंग।
जी Thank sir. you, Mr. Saurabh Tiwari, for organizing and anchoring. Thanks sir. And Welcome this sir. Animes. Yes, sir. And वो कहाँ गया? जय आनंद. वो बहुत Jai इंटरेस्ट ले रहा हूँ. जय आनंद कहाँ गया? अभी शायद म्यूट पे है सर. आनंद चला गया लेकिन वो भी इंटरेस्ट ले रहा है. Okay, good. Thank you all. Okay. So if anyone has their query unresolved, then they can directly reach out to us on our Facebook page, or they can reach out to any of us, any of the Udan team members, so we can get your query solved. So thank you. आशुतोष सर भी आए हुए हैं. आशुतोष सुमन से. हेलो सर. ऋतुराज सर भी आए हुए थे सेशन में. उन्होंने बोला ही था बहुत अच्छा सेशन ऑर्गेनाइज किया तुम लोगों ने. अभी है वो? अभी शायद है कि नहीं मुझे पता नहीं. एक बार पूछता हूँ. नहीं है सर, चलेगा. नॉन उड़ान मेंबर्स कैन लीव यार. या हम थोड़ा डिस्कशन कर लेंगे अपना. तो ठीक लगा ना सर? सो अरे बहुत अच्छा ऑर्गेनाइज किया यार. मतलब इतना रिसर्च तो लाइक लिटरली बहुत मेहनत किया तुमने. एक मिनट रुकना जरा मुझे. अभिषेक मुंह रख थोड़ी देर के लिए बस. हाँ. तो यार बहुत अच्छा ऑर्गेनाइज किया है तुम लोगों ने. अच्छा वैसे कांटेक्ट किसने किया था? लाइक सौरभ तुमने किया था या फिर नहीं ये जय का ही कांटेक्ट था. तो उन लोगों ने एसएमई वालों ने अप्रोच किया था कि उड़ान से करते हैं. अच्छा. तो फिर उसमें हुआ कि एक एंकर उड़ान से रखते हैं, फिर एक एंकर एसएमई से रखते हैं. तो उड़ान से मैं आया था, उधर से वो आया था. अच्छा. और तुम भी प्रिपेयर कर रहे हो क्या यार? मुझे नहीं लग रहा सर, है जिसमें तुम क्वेश्चनिंग कर रहे हो तुम ही प्रिपेयर कर रहे हो. प्रिपेयर कुछ नहीं कर रहे हो. मतलब मुझे तो इंटरेस्ट ही नहीं है यूपीएससी वगैरह में. मानस भी आया हुआ है. मानस को भी इधर अनम्यूट कर देना. मतलब इंटरेस्ट तो नहीं है यूपीएससी में. अब कर रहे हैं एंकरिंग तो रिसर्च तो करना ही पड़ेगा. तो पता किए क्या शेड्यूल होता है, कितने एग्जाम्स होते हैं. टोटल 9 पेपर होता है उन लोगों का. मैं तो सोच के हार मान ली. भाई पेपर नहीं दे पाएंगे. अरे सर वीडियो ऑन कर सकते हैं सर? नहीं कुछ प्राइवेट स्टफ में है वो. अच्छा सेशन था भाई, अच्छा सेशन था. लास्ट में सोचे थे कि कुछ अच्छा फन पार्ट वगैरह रखेंगे, बट टाइम में चला गया. उसके लिए भी अच्छे क्वेश्चंस बनाए थे. आईएएस के पास ऐसा इतना ज्यादा टाइम थोड़े होगा. हाँ सर. इतना 2 घंटा भी दे दिया सर, बहुत है. बस सोचा था फन पार्ट में पहला क्वेश्चन ही रखेंगे कि दिल टूटना जरूरी है क्या सर यूपीएससी निकालने के लिए. मतलब ना अच्छा मन नहीं डाले. पूरे शो का बोरियत निकल जाता है एक ही क्वेश्चन. अच्छा वैसे फर्स्ट ईयर्स भी हैं क्या? लाइक जो रुके हुए हैं वो फर्स्ट ईयर्स हैं क्या? उसमें से कोई मीटिंग में कौन है अभी? नाम बदल दोगे तो थोड़ा आइडिया लग जाए यार. मतलब फर्स्ट ईयर्स में हो कि सबको अनम्यूट कर दे. अनम्यूट कर दो. और हर कोई अपने आप को अनम्यूट कर सकता है. यूट्यूब पे तो बंद कर दिया है ना सर. सब अनम्यूट कर लो अपने आप को. एक काम कर लेना बस, इसको ड्राइव पे डाल देना. इसका जो रिकॉर्डिंग है ना, ड्राइव पे एक लिंक कर देना. वो काफी रहेगा.